वेलकम गाइस को आज एक नए मानवा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मानवा के स्टार्टिंग में एक टकले मोंग को दिखाया जाता है। वो कहता है कि तो आपको बाई यूनहा के बारे में जानना है। तो उसके सामने एक लड़का बैठा होता है जो कहता है कि हाँ, मुझे उनके बारे में जानता है, क्योंकि मैं बाई हुन्ना के बारे में एक किताब लिख रहा हूँ। तो मैं आपके पास आया उसकी जानकारी लेने के लिए। तो वो टकला मोंग कहता है कि मैं उसके बारे में क्या ही बताऊं, वो एक लेजेंडरी कल्टीवेटर था। वो बहुत ही दयालु और ईमानदार आदमी था। शायद उसे भगवान बुद्ध ने खुद ही इस दुनिया में भेजा था। तो वो लड़का कहता है, वाह, ये तो वैसा ही है जैसा मैंने सुना था। और वो अपने किताब में वो सारी बातें लिखने लगता है जो मोंक बता रहा होता है। और वो कहता है, तो बताइए आप उसके लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ हमें बताइए। तो वो मोंक कहता है, हाँ, उसका लाइफ तो इतना इतना करता ही है वो कि घबराने लगता है और कांपने लगता है। जो देख करके लड़का सोचता, साला इसको अभी क्या हो गया है, ये तो अच्छा खासा बंदा बता रहा था सारी बातें को, फिर ये घबरा क्यों रहा है। तभी वो मोंग घबराते हुए कहता है, तुम बाहर में जाओ, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। जो देख करके वो लड़का सॉफ्ट हो जाता है और सोचता है कि साला ये बोलते बोलते क्यों घबरा गया और मुझे क्यों इस तरह से बातें कर रहा है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है पेंग क्लैन के गेट का, जहाँ पर दिखाया जाता है कि एक बंदा उस लड़के को लात मार के अपने क्लेम से बाहर कर रहा होता है। और वो बंदा बड़ा ही गुस्से में कहता है, साले कमीने, दिख मत जाइयो फिर से यहाँ पर। अगर फिर से यहाँ पे दिख गया तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। और वो बंदा एक नमक का बैग चारों तरफ बिखरा देता है। जो देख करके वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि मैंने तो सिर्फ जानकारी मांगी थी, तो उस बंदे को इतना गुस्सा क्यों आ गया और वो इस तरह से भड़क क्यों जिया है, जो कि मुझे इस अपने क्लेम से बाहर निकाल दिया, जैसे कि मैं उसकी बेटी भगा लिया हो। और इसी के साथ हमें वायु नुहा के बारे में बताया जाता है। वो एक गजब का मार्शल सेवियर था जिसने पूरी दुनिया में अराजकता को खत्म किया। जो एक लेजेंडरी व्यक्ति था जिसके बारे में सारी दुनिया में बातें की जाती थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उस लड़के पर जो कि बड़े ही तेजी से कहीं पे भागे जा रहा था। और वो मन ही मन सोचता है कि इस महान व्यक्ति के बारे में अब कोई भी बात करने को क्यों डरता है। एक इतिहासकार के रूप में मेरा ड्यूटी है इतिहास में छिपे हुए बातों को अपने कागज में लिखना, और मैं आज इसके बारे में जान सकता हूँ। और तभी हमें एक टूटा फूटा घर को दिखाया था जहाँ पर एक भिखारी बैठा हुआ होता है। और वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुमको सावलिक और प्लेन क्लेन से लात मारकर बाहर कर दिया था, मुझे लगा ही था ऐसा ही बात होगा। और इस भिखारी का नाम होता है डिवाइन मैड डॉग, हिंदी में बोले तो दिव्य पागल कुत्ता। साला नाम भी गजब का दिया है राइटर ने। तभी लड़का कहता है, आप सही कह रहे हैं, और मैं जहाँ भी गया हूँ वहां पर सभी तरह इसी तरह से मुझसे व्यवहार किया और मुझे लात मार के बाहर निकाला है या फिर गाली दे के धिक्कार के निकाल दिया है अपने क्लेम से। और पता नहीं क्यों लोग इसके बारे में बताने से इतना डरते हैं। और इसी के साथ मैं आपके पास आया हूँ उस बंदे के बारे में जानकारी पाने के लिए। तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए उसके बारे में, ताकि मैं अपने उपन्यास में उसके बारे में लिख सकूं। तो भिखारी हंसते हुए कहता है कि बेशक, तुम कहीं भी जाओ उसके बारे में जानकारी मांगने के लिए, तो लोग इसी तरीके का व्यवहार तुमसे करेंगे। और हमें 100 साल पीछे ले जाया जाता है जहां पर गैंगडोंग क्लैन शहर के वाई क्लैन को दिखाया जाता है। और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही मजे से सो रहा होता है। और यही बंदा है हमारे मेन कैरेक्टर बायुना। तभी वो अपना आंखें खोलता है और कहता है, मैं तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तभी हमें बताया जाता है इसके बारे में। उसका नाम वायुना है जो कि हेवन के नीचे सबसे महान और स्ट्रॉन्ग बनने का सपना देखता है, जो कि एक मार्शल क्लैन में पैदा हुआ है जहां पर बच्चे मार्शल आर्ट को सीखते हुए बड़ा होता है। और ये बातें यूनहा पहले से ही जानता था कि यह मार्शल आर्ट से ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है और सभी इसी पाथ में चलना चाहता है। और वह बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता है कि भले ही कोई भी कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर वह प्रैक्टिस नहीं करता है तो आगे बढ़ नहीं सकता है। और हमें राइटर बताता है कि ऐसे बंदे की सोच रखने वाले बंदे का बस एक ही प्रॉब्लम थी, जो कि आज उठने में देर हो गया है। तो आप समझ ही गए होंगे, सपने तो बड़े बड़े हैं पर बिस्तर नहीं छूट पाता है। तो बताओ ऐसा कौन सोचता है जो कि सोने से पहले सोचता है कि कल सुबह यह करना है और दूसरे दिन समय पर उठ ही नहीं पाता है? कमेंट करके बताना। और वह बंदा बड़े ही मजे में बेड से बाहर की ओर देखता है जहां पर सूरज डूबने वाला होता है। और वह शाम होते देख उदास हो जाता है और वह जंप मारते हुए अपने रजाई को लेकर के फिर से सो जाता है।
और कहता है कि कितनी शर्म की बात है, कल मैंने सोचा था कि आज से ही मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए शुरुआत करूंगा, पर दुर्भाग्य की बात है नींद टूटी ही नहीं और शाम हो गया। वेल छोड़ो, आज जो भी कुछ हुआ और मैं अभी सो जाता हूँ, क्योंकि जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे और कल से मैं प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा। तभी उसके कमरे में कोई आता है और वह विनोआ को देख करके बड़ा ही गुस्से में कहता है, कमीने जल्दी उठो, जल्दी से उठो। और हमारा एमसी बड़ा ही अंगड़ाइया लेते हुए आँख घुसते हुए उठता है, उठते हुए कहता है, आप यहाँ पर। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो के फादर होते हैं। वह कहता है, क्या तुम्हें पता भी है समय क्या हो रहा है? तो यूना कहता है कि असल में मैंने सूरज को देखा। तो फादर कहता है, अच्छा तो तुम अभी भी सोए पड़े हो सूरज को देखते हुए? तो यूना अंगड़ाई लेते हुए कहता है, असल में मैंने उठ किया था, पर जब मैंने देखा कि सूरज ढल रहा है तो वैसे भी अभी सोने का समय हो गया था, जिसके कारण मैं सो गया ताकि मैं कल सुबह बहुत ही जल्दी उठ सकूं और अपना प्रैक्टिस कर सकूं। तो उसके फादर बड़ा ही गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस कमरे से कितने दिन से बाहर नहीं गए हो और रजाई में घुसे पड़े हो? हाँ, जिसकी आंखें अभी भी खुल नहीं रही थी वो भी अभी भी नींद में था, जो कहता है कि सामने शायद 3 दिन या फिर शायद 2 दिन हो या फिर तीन, नहीं 2 दिन हुआ होगा। जो सुनकर के बाप का तो गुस्से का पारा हाई हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, 4 दिन? तुम 4 दिन से अपने कंबल ओढ़े हुए इस बिस्तर पे सोए हुए हो? बेकार लड़के, क्या इतने समय लेट सकते हो? क्या तुम्हारा पीठ नहीं दर्द कर रहा है? हालांकि एक भालू भी 3 दिनों बाद अपना बिस्तर को छोड़ देता है। तो यूनुहा बड़े ही बेशर्मी से कहता है, सस इसीलिए तो मैं अपने बिस्तर से उठ करके एक बार जरूरी बाहर की तरफ देखता हूँ खिड़की से। जो सुनकर बाप का तो मीटर हाई हो जाता है। तो यूना अपने बाप को ज्ञान फैलते हुए कहता है कि असल में मैं ट्रेनिंग करने के लिए सोच रहा हूँ। तो फादर कहता, अच्छा इसके बारे में तुम क्या बताओगे? लेकिन मैं जब भी जगता हूँ तो सूरज ढल चुका होता है, जिसके लिए मैं फिर से सो जाता हूँ ताकि मैं अगले दिन सुबह बहुत ही जल्दी उठ सकूं और अपना ट्रेनिंग को चालू कर सकूं। सुन करके और बर्दाश्त नहीं होता है उसके बाप को, वो अपना गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और बिस्तर सहित उसे उठा लेता है, उठा करके जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि मैं भी आपके इस रवैये से बहुत ही खुश हूँ, और उसको बहुत ही गुस्से तरीके से देखने लगता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को एड करते हैं। तो कमेंट में बताइए कि ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वेलकम गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूनहा के फादर ने बेड सहित यूनहा को पटक दिया था और फादर कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि सुबह को कैसे उठा जाता है। इसके बाद क्या होता है यूना के साथ वो तो हमें बताया नहीं जाता। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है यूना के फादर पर, जो कि अपने सलाहकार के साथ बातें कर रहे थे। और हाँ, मैं बताने भूल गया, ये वाई क्लैन का लीडर है, तो हम उसे लीडर ही बुलाएंगे अब। तो लीडर अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था और सोच में पड़ा था, जो देख करके सलाहकार कहता है कि क्या आप दूसरे यंग मास्टर के कारण परेशान है? तो लीडर भी कहता है, वो नहीं तो और कौन हो सकता है जो कि मुझे इतने परेशानी में भेज सकता है? तो सलाहकार कहता है कि आप इतना चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब अभी अनमेच्योर है, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसे इस सब की बातों को समझ में आ जाएगा। तो लीडर उदास होते हुए कहता है कि जब वह पैदा हुआ था तो वह उसी समय अपना मार्शल ट्रेनिंग के लिए देश घूमने चला गया था, लेकिन मुझे लगा था कि मैं 2 वर्षों में वापस आ जाऊंगा, पर मैं उस समय कई घटनाओं के कारण मुझे लौटने में 8 साल लग गया। लेकिन मैं इन समय में स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस का टाइटल हासिल कर लिया था, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा था। जब मैं घर लौटा तो मेरी पत्नी का रवैया बदल गया था। वो तो बहुत ही गुस्से में मुझे बाघिन की तरह काटने में दौड़ रहा था, और वो बेटा जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था एक लेजी इंसान बन गया। यह सब देख करके मुझे अभी भी उदासी और परेशानी महसूस होती है। तो सलाहकार कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसके लिए एक रास्ता है। जो सुनकर के बाप चौंक जाता है और पूछता है कि बताओ कौन सा रास्ता है इन सब को सही करने का? तो सलाहकार कहता है कि क्या आप भूल गए कि वो वापस आ रहा है? जो सुनकर के लीडर थोड़ा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। फिर उसे याद आता है, हाँ हाँ तूने ठीक कहा, मुझे लगता है वो वापस आ रहा है। आप सही कह रहे हैं, अब वो आने पर मेरे सारी तकलीफ दूर हो जाएगा। तो सलाहकार कहता है कि हाँ, अब वो 3 साल बाद वापस आ रहा है। और हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि लीडर का बड़ा बेटा होता है और वो क्लैन का सेकंड यंग मास्टर, जिसका नाम होता है सुनहो। और वह
वो व्यक्ति है जिससे यूनोआ बहुत ही ज्यादा डरता है। इसी के साथ सीन कट होकर के यूनोआ के रूम पर आता है, जहाँ पर यूनोआ का एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, जो देख करके वो पीछे घूमता है और हमें सुनुओ को दिखाया जाता है, जो कि बड़े ही गुस्से से यूनोआ को देख रहा होता है। यूनोआ अपने भारे भाई को अपने पीछे इस तरह से अचानक आते हुए देख करके वो भी शॉक्ड और हैरान हो जाता है। सुनुओ कहता है कि तो बताओ मेरे छोटे भाई, तुम कितने घंटों से सो रहे हो? तो यूनोआ ये देख सुन करके घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है कि मैं तो अभी अभी ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ। मैं आज सुबह से ही ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके कारण मेरे शरीर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए अपने कक्ष में आ गया। और मन ही मन सोचता है कि ये कब आ गया जो कि मेरे सामने आकर के खड़ा है, और इसके आने से मुझे बहुत ही तकलीफ होने वाला है। तो सुनुओ कहता है, अच्छा तो तुम सुबह से ही ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ही अच्छे काम कर रहे हो। तो सुनकर यूनोआ कहता है, हाँ मैं तो सच में ट्रेनिंग कर रहा था। तो सुनुओ कहता है, अच्छा तो यह बात है, तो तुम अपने मार्शल फॉर्म से उस मोमबत्ती को तोड़ कर दिखाओ। तो यूनोआ थोड़ा घबराते हुए सोच में पड़ जाता है और कहता है, क्या उसे तोड़ना है? कहता है, हाँ उसे तोड़ना है, और वो भी अपने मार्शल फॉर्म से। मैं भी तो देखो तुम मेरे जाने के बाद 3 सालों में क्या क्या सीखा है। और इधर यूनोआ तो सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे तो मार्शल आर्ट का एम भी नहीं आता है। और इधर उसे इस तरह से घबराते हुए और खड़े होकर के सोचते हुए देख करके सुनुओ तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जल्दी से अपना कर्तव्य को दिखाने को कहा है, तो चलो शुरू हो जाओ। तो यूनोआ नाटक करते हुए कहता है, क्या मुझे इसको यहीं पे करना है? इससे तो खतरा हो सकता है, इससे मेरे अटैक से घर भी बर्बाद हो सकता है। जो देख करके सुनुओ तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपना बकवास बंद करो और जो भी मैंने कहा है उस पर फोकस करो, तो जल्दी करो, मैं तुम्हें और भी वक्त नहीं दे सकता हूँ। सुनकर यूनोआ घबराते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक है, मैं करता हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे लगा कि मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि मेरे अटैक से कहीं ये घर टूट ना जाए। जो सुन करके सुनो कहता है, हाँ ठीक है, चल जल्दी कर और नाटक मत बंद कर। यूनोआ मन ही मन सोचता है, साला आज तो मैं गया, कोई तो आ जाओ और मुझे इसे रोक लो, नहीं तो आज तो मुझे बहुत ही गलत पड़ने वाली है। फिर मन को बांधते हुए कहता है, छोड़ जो भी हो देखा जाएगा। एटीट्यूड में अपना शॉट को घुमाते हुए कहता है, तो भरे भाई देखो मैं किस तरह से इस मोमबत्ती को 2 टुकड़ा करने वाला हूँ। और एक जोरदार छलांग लगाते हुए अपने शॉट को उस मोमबत्ती के तरफ अटैक करता है। लेकिन जब वो घूम करके देखता है, जो देख करके वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मोमबत्ती का तो कुछ भी नहीं हुआ था, उसका अटैक वहाँ उसके आसपास भी नहीं लगा था। जो देख करके सुनुओ भी हैरान हो जाता है, कहता है, वाह रे वाह, तुमने तो बहुत ही बढ़िया अटैक किया है, इससे तो मोमबत्ती कटना तो दूर की बात है, बुझ भी नहीं गया है। क्या तुम्हारा यही ट्रेनिंग है सुबह से लेकर के शाम तक का? 3 साल बीत गया, 3 साल जो कि बहुत ही काफ़ी होता है शॉर्ट टेक्निक के फर्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए, पर तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तुम तो एक बर्बाद और बेकार व्यक्ति हो। और सीन कट हो जाता है और हमें नहीं दिखाया जाता है कि वहाँ पर सुनुओ के साथ क्या होता है। और इसी के साथ खाने के टेबल को दिखाया जाए, जहाँ पर पूरा परिवार बैठ करके अपना खाना का आनंद ले रहा है। और इधर मैन के एक तो घबराए बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आगे क्या ही होने वाला है। और इधर सुनुओ और उसके फादर के बीच बातें चालू हो गया था। तो फादर पूछता है कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुआ एकेडमी में? तो सुनुओ कहता है कि नहीं मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, वैसे भी बिना कठिनाई के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो सुनकर के फादर वो कहता है, तुम तो वाकई में एक महान व्यक्ति हो, जो कि किसी भी कठिनाई को पार करके लक्ष्य को पा सकते हो। मैं और भी कुछ कहना है। और इधर यूनोआ तो अपने ही मस्ती में मग्न था, आप देख सकते हैं। तभी सुनुओ कहता है कि हाँ मुझे और एक बात कहना है। सुनकर के उसके मदर कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है, तुम जो भी बात करना चाहते हो खुल के बताओ। तो वह कहता है कि ये बात असल में यूनोआ के बारे में है। जो सुनकर के सभी चौंक जाते हैं और इधर एमसी तो शौक में ही हो जाता है, अब ये क्या करने वाला है। तो सुनो कहता है, असल में मैं यूनोआ को मार्शल आर्ट अकादमी में ले जाना चाहता हूँ। जो सुनकर के यूनोआ का तो दुनिया ही हिल जाता है, क्योंकि वह जानता है कि सुनो उसके साथ क्या क्या कर सकता है। और इसी के साथ दोनों भाई को दिखाया जाता है, जो कि मार्शल आर्ट अकादमी के लिए निकल जाते हैं।
और हमें वो भिखारी बताता है कि वह लड़का जो कि लेजी और आलसी था, उसका सफ़र यहीं से शुरू होता है, उसका महान बनने का। और कौन ही जानता था कि एक बेकार लड़का जिसका आराम का ज़िंदगी था, वह अब मुश्किलों में बदलने वाला है। बीएमसी अपने भाई से कहता है, क्या हम यहाँ पे थोड़ा आराम करके तब आगे नहीं बढ़ सकते हैं? जो सुन करके सुनो बड़े गुस्से में उसको देखता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वेलकम गाइस। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में यूना और उसके बड़े भाई दोनों ही एकेडमी जाने के लिए निकल रहे थे। यूना ना चाहते हुए भी एकेडमी में जा रहा था, जिसे जाते देख उसकी छोटी बहन बड़ी ही रोने लगती है और उनके माँ और बाप दिखावटी दुखी देख रहे थे। जहाँ पर उन दोनों को जाने के बाद उसका बाप तो बड़े ही जोर जोर से हंसने लगता है, जो देख करके उसकी माँ कहती है, बस अब बंद भी करो, वो तो चला गया, क्यों हंसे जा रहे हो? लेकिन उसके बाप का तो हंसी रुक ही नहीं रहा था, जैसे कि कोई बड़ा सा पत्थर उस सालों से उसके ऊपर पड़ा हुआ था और आज जाकर के उतर चुका है। और हमें इन दोनों को रास्ते में जाते हुए दिखाया जाता है। यूना अपने बड़े भाई से पूछता है कि और एकेडमी में पहुंचने में कितना समय लगेगा? जो सुनकर वो कहता है, अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो 10 दिन तो लग ही जाएगा एकेडमी पहुंचने में। जो सुनकर यूना तो घबरा ही जाता है। वह कहता है कि अरे ये 10 दिन लगेगा तो मैं 10 दिन में तो मर ही जाऊंगा यहाँ पर इस तरह से घोड़े के ऊपर चलते चलते। तो वो कहता है कि अगर आपको सही से घोड़ा चलाना आता तो हम तो 5 घंटे में पहुंच जाते। कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था मुझे घोड़ा चलाने नहीं आता है, फिर भी आप नहीं माने और मुझे इस तरह यहाँ पर ले आए। तो वो कहता है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हारा प्रश्न ही का उत्तर दे रहा हूँ। तो यूनो कहता है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, वैसे भी यह पहाड़ कितना खड़ा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पीठ और पिछवाड़ा दोनों ही दर्द से फट जाएगा। और एक तरफ वो इशारा करते हुए कहता है कि उधर देखिए, कोई उस पेड़ के नीचे सो रहा है, क्यों ना हम भी जाकर के थोड़ा वहाँ पे सो ले। पर सुनू को थोड़ा बुरा सा फीलिंग लगता है और वह उन बंदों के सामने जाकर के देखता है और वह कहता है कि हमें आने में यहाँ पर लेट हो गया। जो सुनकर यूना कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनो कहता है कि असल में ये लोग मर चुके हैं। जो सुनकर यूना तो घबरा जाता है और इनको मारने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है वह है फ्लावर इंक्लूडिंग प्लम। जो सुनकर यूना को तो कुछ समझ में नहीं आता और उसकी सारी बातें उसके सिर के ऊपर चला जाता है। जो सुनकर सुनो कहता है कि यह असल में किम्सन फ्लावर पाम कहा जाता है, पर इसे सुजुक नामक एक व्यक्ति के कारण, जो कि एक एपिस्ट है, इसने इस टेक्निक को बहुत ही बुरे बुरे काम में व्यवहार किया, जिसके कारण इसका नाम बदलकर फ्लावर इंक्लूडिंग प्लम रख दिया गया। वो ना कहता है, एक रेपिस्ट, तो क्या वो अभी यहीं आसपास हो सकता है? तो सुनो कहता है कि ये बंदे पहाड़ों से जाने वाले लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लगता है इनके साथ भी कोई लड़की होगी और वह उस लड़की को पाने के लिए इन सबको मार डाला और उस लड़की के पीछे पड़ गया होगा। मुझे लगता है कि कोई लड़की यहाँ पे खतरे में है, तो मुझे देखना होगा। और इतना कहते हुए वह बड़ी सी छलांग मारते हुए वहां से चला जाता है और यह चलते हुए कहता है कि तुम यहीं पे रुकना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यह देख यूना चिल्लाने लगता है। वह कहता है, रुक जाओ, मुझे भी साथ में ले लो, तुम मुझे इन डेड बॉडियों के साथ इस तरह से नहीं छोड़ सकते हो। और वह चिल्लाए जा रहा था, पर यूना की बात वह नहीं सुनता और उसके बड़े भाई वहां से चला जाता है। जो देख यूना थोड़ा उदास हो जाता है, फिर भी वो अपने बड़े भाई के लिए वहां पे इंतजार करने लगता है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वो नहीं आता तो वो परेशान हो जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि तुम एक पागल इंसान हो, तुम इतने देर लगा लिए हो, क्या तुम मुझे साथ में नहीं ले जा सकते थे? वो सोचता है कि कहीं वो कोई खतरे में तो नहीं पड़ गया, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो सब कुछ संभाल लेगा, वो इस तरह से कोई मुसीबत में नहीं पहुंच सकता है। इतने में वहां पर शेर की गुर्राहट सुनाई देती है, जो देखकर सुन करके वह बहुत ही डर जाता है और वह सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से बैठा रहा तो शायद किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाऊंगा। तो भला इसी में है कि मैं यहाँ से कोई दूसरी जगह चले जाऊँ और कोई अच्छा सा सुरक्षित शेल्टर ढूंढ लूँ जहाँ पे मैं अपने रात बिता सकता हूँ।
और वह उन लाशों को घोड़े के ऊपर रखकर बड़ी मुश्किल से पहाड़ में चढ़ाई करने लगता है। वो सोचता है कि मैं इन लाशों को यहाँ पर छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर है जो कि इसकी सफाई कर देगा, और दफना भी नहीं सकता क्योंकि बारिश होने लगा है। ऐसा कहकर वो घोड़ों को धक्का दे लगाने लगता है और इतने में बिजलियां कड़कनाने लगती है और बारिश भी तेजी हो जाती है, जो देख करके वो घोड़े को और भी जोर से धक्का लगाने लगता है ताकि वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। लेकिन इससे घोड़ा परेशान हो जाता है और जोरदार एक लात मार देता है, जिससे वह पहाड़ों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरने लगता है। और जब वो नीचे गिर जाता है तो वो अपने आसपास को देख करके बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक केव के अंदर था और इसे ही बारिश से एक शेल्टर भी मिल गया था। और तभी उसका घोड़ा भी वहां पर आ जाता है, जिसे देख करके वो गुस्सा हो जाता है, पर वो कहता है कि साला मैं इन घोड़ों को मार भी नहीं सकता। और वह उनको एक पत्थर से बांध देता है और वह जमीन पर लेट जाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। और वह गुस्से से कहता है कि सब कुछ भाड़ में जाए, मैं तो अभी सोने जा रहा हूँ। तभी उसे अपने भाई की याद आती है। वह सोचता है कि वह अभी तक मुझे ढूंढते हुए नहीं आया, क्या वह सच में कहीं मुश्किल में पड़ गया हो। लेकिन वह फिर अपने मन को शांत करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहादुर है, उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती, वो हर परेशानी को निपटवा लेगा खुद ही, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और वह वहाँ पे चैन की नींद सो जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक नीले रंग का मिस्ट अपीयर होता है और वह उस मिस्ट में गिर जाता है और वह मिस्ट उसे उठाकर कहीं और ही जगह पे ले जाने लगता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अलग ही जगह में होता है। वह सोचता है कि कहीं मैं वह सोते समय लुढ़कते लुढ़कते इस केव के अंदर तो नहीं आ गया। अभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है, फेटेड, जो सुनकर वह डर जाता है और वह धड़ाम से पीछे जाकर के गिरता है। जब वह आसपास देखता है तो उसे एक नीले रंग का रोशनी दिखाई देती है, जो देख करके वह पूछता है कि क्या तुम बोल रहे हो। तो वो रोशनी कहता है कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। वह रोशनी कहता है कि मेरे सक्सेस है, तुम फाइनली यहाँ पे आ गए हो और मैं तुम्हें अपना इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करने को कहता हूँ और इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग बनकर इस पर रूल करने को मैं कहता हूँ। जो सुनकर वो डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम कोई भूत तो नहीं हो, देखो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। और उसने हंसते हुए कहता है कि डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं पहले ही मर चुका हूँ। हालांकि यह मेरी थोड़ी बची कुची आत्मा है और मेरे पास कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लो और मेरे लेगेसी को आगे बढ़ाओ और सारी दुनिया में तुम बवाल मचा दोगे जब तुम मेरे इन शॉर्ट टेक्निक्स को सीख लोगे। जो सुनकर योनास सोचता है कि यह सब तो कुछ सुना सुनाई सा लग रहा है। यह केव और केव के अंदर एक बुढ़े की आत्मा जो कि मुझे अपना इनहेरिटेंस दे करके मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, यह तो अच्छी बात है। मैं बिना कुछ किए ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और मुझे मार्शल एकेडमी में जाना भी नहीं पड़ेगा और मेरा लाइफ बड़ी ही आराम की हो जाएगी। ये सोचते हुए वो बहुत ही खुश हो रहा था और अजीब अजीब सा एक्सप्रेशन बना रहा था। वो आत्मा यानी कि वो लाइट कहता है कि तुम मेरे सारे शॉर्ट टेक्निक को सीख सकते हो और मैं तुम्हें इन सब टेक्निक्स को 30 सालों में पूरा का पूरा मास्टर कर दूंगा और तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जो सुनकर एमसी का तो चेहरा ही बदल जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि 30 साल इस केव में रहना होगा, तुम क्या बक रहे हो, मुझे नहीं रहना और ना ही मुझे इस टेक्निक को ले, शायद तुम्हारा यह टेक्निक मेरे लिए बना ही नहीं है, तुम किसी और इंसान को देख लो। और इतना कह करके वो वहां से भागने लगता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वेलकम गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर 30 साल का बात सुन करके वह वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रोशनी से आवाज़ आती है, जरा रुको। और वह रोशनी एक बुढ़े की आदमी की आकृति ले लेता है, जो देख करके एमसी तो चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता ही था, साले बुड्ढे, तू कहा था कि तू मर चुका है, तो फिर तुम कहाँ से आया, तू एक बहुत ही बड़ा स्कैमर है। जो सुनकर बुड्ढा तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वह कहता है तूने मुझे स्कैमर कहने की हिम्मत कैसे की। तो एमसी कहता है चल चल नाटक करना बंद कर, जब तूने देखा कि मैं तेरे बातों पे नहीं आ रहा हूँ तो तुम जा करके अब अपना रियल चेहरा दिखा रहे हो। सुन ले बुड्ढे,
मैं तेरे बातों में नहीं आने वाला हूँ। तो बुड्ढा बड़े ही प्यार से कहता है, नहीं रे बेटा, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, ये तो एक स्पिरिचुअल बॉडी है। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ और मेरा बॉडी कब का खत्म हो चुका है। जो सुनकर एमसी कहता है, अच्छा तो तू एक स्पिरिचुअल बॉडी है और तेरा बॉडी पहले ही खत्म हो गया है, साले मैं क्या बेवकूफ दिखता हूँ। और इतना कह करके वह उस बुड्ढे के ऊपर एक मुक्का लगा देता है, लेकिन उसका मुक्का तो बुड्ढे को लगता ही नहीं है, बल्कि वह उसके आर पार चला जाता है और पीछे जाकर धड़ाम से गिरता है। जो देख करके एमसी तो डर जाता है और कहता है, तुम तो सचमुच का एक भूत है, मुझे बचाओ, तुम मेरे सामने मत आना, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो बुड्ढा हंसते हुए कहता है कि नहीं रे, ये तो मेरा स्पीड ट्रांसमिशन आर्ट है, जिसे कोई बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर ही कर सकता है। एमसी उसे ही लोग भूत कहते हैं। जो सुनकर बुड्ढा, नहीं साले मैं कोई भूत नहीं हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उस भिखारी पर, जहाँ पर वो लड़का उस भिखारी से पूछता है, क्या ऐसा भी कोई टेक्निक होता है? तो वो भिखारी कहता है, हाँ होता तो है, पर उस टेक्निक को सिर्फ हाई कल्टीवेटर ही कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट एम्परर, जो कि अपने समय का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था, जो 1000 शॉर्ट प्लेन से थे। हाँ, और वो और कोई नहीं बल्कि यही बुड्ढा है। तो आपको भी पता चल गया होगा कि यह बुड्ढा अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कल्टीवेटर था। तो वह लड़का कहता है कि तो यूनहा ये सब जानने के बाद तो वो डिसाइबल बनने के लिए तुरंत ही मान गया होगा। तो वह भिखारी कहता है, अरे ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि यह उल्टा ही हुआ था। इसी के साथ सीन सीख होता है उसी बुड्ढे पर, जहाँ पर वो बुड्ढा एमसी से कहता है कि तुझे मेरा डिसाइबल बनना ही होगा, तो बोले बनना ही होगा। जो सुनकर एमसी तो एटीट्यूड में कहता है, आप इतना गुस्से क्यों कर रहे हो, वैसे भी मुझे जल्दी से घर जाना है, तो मैं आपका डिसाइबल नहीं बन सकता। तो बुड्ढा भी, साले कहाँ से तू आ गया है, मैं मेरे टाइम का एक बहुत ही बड़ा कल्टीवेटर था, पर आज एक बंदा जो कि मुझे बड़ा ही एटीट्यूड दे रहा है और वो मेरे डिसाइबल बनने के लिए मुझे उसके आगे झुकना भी पड़ रहा है कि तो मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से किस तरह से जाते हो। और इतना कहकर वो गुफा के एंट्रेंस को एक बड़े से पत्थर से ब्लॉक कर देता है और कहता है, अब तू जा कर के देखा यहाँ से। तभी एमसी बड़ा ही एटीट्यूड में अपना शॉट को निकालता है और उस पत्थर पे घसने लगता है। जो देख करके बुड्ढा कहता है, अरे साले तुम क्या कर रहे हो? तो एमसी कहता है, क्या तुम आँख से अंधे हो? मैं इस पत्थर को तोड़ रहा हूँ, भले ही ये बड़ा और कठोर है, फिर भी मैं इसे 1 या 2 साल में तो इसे तोड़ ही दूंगा। वैसे भी मुझे यहाँ पर 30 साल तो रुकने का कोई इरादा नहीं है। जो सुनकर बुड्ढा तो बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये किस तरह का पागल बंदा है, मैं इसे इतना अच्छा टेक्निक्स और इसे स्ट्रांग बनाने को सोच रहा हूँ और वो मानने को तैयार ही नहीं है। और वो कहता है, क्या तुम सच में यहाँ पर 2 सालों तक इस पत्थर को घिसने वाले हो? जो सुनकर एमसी कहता है, हाँ क्यों ना, ये तो 30 साल रहने से अच्छा 2 साल में ही यहाँ से मैं निकल जाऊँ। तो वो बुड्ढा बड़ा ही प्यार से उसके चारों तरफ घूमने लगता है और कहता है कि छोड़ो छोड़ो, जो भी बात था वो छोड़ो, क्यों ना तुम मुझे 20 साल दो और मैं तुम्हें 20 साल में मेरे सारे टेक्निक को सिखा दो और तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाओ। जो सुनकर एमसी, रहने दे यार, बहुत ही लंबा समय है, अगर आप 3 साल में कर सको तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। तो बुड्ढा वहाँ ही बड़ा प्यार सा मुंह बनाकर कहता है कि अरे तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो, कोई खाना बनाने का काम नहीं है। अगर भगवान भी आ जाए यहाँ पर तो भी तुम्हें 3 साल में इतना सारा टेक्निक्स को नहीं सिखा सकता। और वो गुस्से में सोचता है कि साला ये बंदा बहुत ही पागल है और बहुत ही जिद्दी है, मुझे इसे बड़े प्यार से इसको समझा करके अपने आप को काबू करना पड़ेगा। जो सुनकर एमसी कहता है कि तो फिर रहने दो, मुझे मेरा काम करने दो। जो सुनकर बुड्ढा तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, साला ये कमीना क्या सोचता है अपने आप को, और कहता है बस और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, तुम मुझे सिर्फ 5 साल का समय दो, मैं तुम्हें 5 साल में पूरा का पूरा टेक्निक सिखा दूंगा। और इधर एमसी सोचता है कि 5 साल बुरा नहीं है, पर क्या ये सच में 5 साल में मुझे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी बना सकता है? क्या यह सच बोल रहा है या फिर मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ? चलो एक बार ट्राई करके तो देखना ही चाहिए। अगर ये सच बोल रहा है तो मैं तो बैठे बैठे 5 सालों में
एक स्ट्रॉन्ग आदमी बन जाऊंगा। तो कहता है ठीक है, तो बात पक्की रही, मैं आपको 5 साल देता हूँ। अगर आप 5 सालों में मुझे सारी टेक्निक्स और मुझे स्ट्रॉन्ग बना देते हो तो सही है, और ना सको तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो आप मुझे रोकोगे नहीं। जो सुनकर वो बुड्ढा भी कहता चलो ठीक है। और सीन कुछ देर बाद का होता है, जहाँ पर एमसी बड़े ही मजे में सो रहा होता है। तभी बुड्ढा आता है और चिल्लाते हुए कहता है कूद बे गधे, क्या तुम बस सोए रहे हो? कितना सोते हो? चलो ट्रेनिंग करना है। जो देख एमसी, अरे मुझे और भी सोना है, आओ तुम भी सो जाओ। अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम तो मर चुके हो और एक तुम भूत हो। वैसे भी मुर्दों को कहाँ सोना पड़ता है। और इतना कहकर वो जमीन पे लोट पोट करके हंसने लगता है और कहता है लेकिन मैं इंसान हूँ और इंसान को नींद की जरूरत होता है, क्या तुम्हें यह भी पता नहीं है? जो सुनकर बुड्ढा तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, आप ट्रेनिंग कर ले। तो वहाँ वो कहता है कि मास्टर, क्या कोई ऐसा तकनीक नहीं है जिससे मैं सोते सोते ही कल्टीवेशन कर लूँ और सारा का सारा टेक्निक आप मुझे दे दो? जो सुनकर मास्टर तो बहुत गुस्सा होता है और मन ही मन सोचता है कि चला क्या ही पाप किया था मैंने, जो कि मुझे इस जैसा डिसाइबल मिला। अगर मेरा शरीर होता तो मैं इसे पहले तबीयत से पीटता, फिर जाके ट्रेनिंग देता। कभी उसे याद आता है और वह जोर जोर से हंसने लगता है और वह कहता है कि तुझे मार नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं ये तो कर सकता हूँ। और वह बड़ी ही डरावनी हंसी देने लगता है, जो देख कर के एमसी, अबे बुड्ढे क्या हो गया है तुझे? तू क्या पागल हो गया हो जो इस तरह से हंस रहे हो? तो मास्टर कहता है पागल तो अब तू होने वाला है, रुक जा बेटा मैं तुझे दिखाता हूँ। और इतना कह करके वो अपने एनर्जी से एक बड़ा सा पत्थर को उठाकर एमसी के कान के सामने से फेंकता है, जो जाकर के एमसी के पीछे दीवार पर धंस जाता है। जो देख करके एमसी तो बहुत ही डर जाता है। और इधर बुड्ढा हंसते हुए कहता है साले तुम्हारा बकवास बहुत सुन लिया, अब मेरी बारी है। और बहुत सारा पत्थर को अपने एनर्जी से हवा में उड़ा लेता है और एक एक करके सारे पत्थर को एमसी के ऊपर छोड़ देता है, जो उसका हालत ही खराब कर देता है। और इधर बुड्ढा कहता है अगर तू ट्रेनिंग नहीं करेगा तो इस केव में और भी सारे पत्थर है। तभी एमसी दर्द से चिल्लाते हुए कहता है मास्टर जरा रुक भी तो जाओ, क्यों ना हम बैठ के बात कर ले इस बारे में। लेकिन बुड्ढा तो रुकने का नाम ही ले रहता है और बहुत सारे पत्थर से एमसी की हालत खराब करता है और कहता है हाँ अब जा कर के मुझे मेरे मन को शांति मिली है। तभी एमसी कहता है मास्टर रुक जाओ, बस प्यार से बताऊँ रुक जाओ, मैं ट्रेनिंग करने वाला हूँ। और इसी तरह से एमसी का ट्रेनिंग चालू हो जाता है। वो जब भी सोने लगता है तो वो बुड्ढा उसे पत्थर से मारता है और उसे ट्रेनिंग करवाता है। और बुड्ढा मन ही मन सोचता है साले तूने बहुत ही मुझे तकलीफ दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें सोने का भी समय नहीं दूंगा। और इसी तरह से एमसी का ट्रेनिंग चालू रहता है और हमें आखिरकार दिखाया जाता है कि एमसी अपना 5 साल का ट्रेनिंग कर चुका होता है और वह अपना एक ही हाथ से उस केव के पत्थर को एक ही हाथ से उठा लेता है और बाहर आ जाता है और आकर को आसमान में देखता है और कहता है फाइनली मैं इस गुफा से बाहर आ गया हूँ। इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। वेलकम गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर अपना 5 साल का ट्रेनिंग पूरा करके केव से बाहर आ गया होता है, जहाँ पर वो बहुत ही खुश हो रहा होता है और मन ही मन सोचता है फाइनली मैं 5 साल बाद इस केव से बाहर आ गया हूँ। और हमें एक दिन पीछे ले जाया जाता है और दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे सो रहा होता है। तभी वो बुड्ढा उसे बहुत जोर से चिल्लाते हुए बुलाता है, जो सुनकर वह तुरंत ही उठ जाता है और वह मन ही मन सोचता है कि ये भूत तो देख ही नहीं पाता कि मैं थोड़ा देर सो लूं। तभी बुड्ढा उसे बड़े प्यार से उसके पास बुलाता है और कहता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में मार्शल आर्ट को सीखा। मैंने सोचा था कि मार्शल आर्ट का अंत तक जा सकता हूँ, जिसके लिए मैंने मार्शल आर्ट के अलावा किसी भी चीज का परवाह नहीं किया। और इसके अंत तक जाने के कारण मैंने अपना परिवार, संगी साथी सभी को छोड़ दिया। लेकिन मुझे आज जाके पता चला कि वो लोग मुझे क्यों ढूंढने के लिए कभी भी नहीं आए, क्योंकि मैंने उसके समय पर जिस समय उन लोगों की जरूरत थी मेरी, तब मैं उनके पास नहीं था। तो आज वो भी मेरे पास नहीं है। और इस बात का एहसास दिलाने में आपने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है, इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, ये किस तरीके का बातें कर रहा है। और वह बुड्ढे से कहता है कि आपके साथ क्या ही गलत हो रहा है, क्यों आप आज इस तरह से बातें कर रहे हैं, जैसे कि आप आज मुझे यहाँ से छोड़ के जाने वाले हो। जो सुनकर मास्टर कहता है, यस, आपने सही पकड़ा है, मैं अब इस दुनिया से पूरे के पूरे जाने वाला हूँ। जो सुनकर मेन कैरेक्टर बहुत ही चिंता में पड़ जाता है और कहता है कि आप इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं, आपने तो कहा था कि आप मुझे 30 सालों तक ट्रेनिंग देने वाले हैं और अभी तो सिर्फ 5 साल हुआ है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्या आप मेरे से मजाक कर रहे हैं। तो बुड्ढा कहता है कि अब तक तुम्हें इस केव में रहने के लिए मैंने अपना इंटरनल क्यूआई दिया है, ताकि तुम बिना खाए पिए इस जगह पर आसानी से सरवाइव कर सको, और अब मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है, इसके लिए मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ। जो सुनकर मेन कैरेक्टर भावुक हो जाता है और वह कहता है कि मास्टर, क्या आप मुझे इस बात को पहले नहीं बता सकते थे, अगर आप इस बात को पहले बताते तो मैं बाहर जाता और खाने पीने के सारे सामान को ले लेता और वापस भी आ जाता। तो बुड्ढा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आ जाते, पर खैर इस बातों को छोड़ो, लेकिन मुझे अच्छा लगा जितने भी समय मैंने तुम्हारे साथ बिताया है, लेकिन मैं तुमको स्ट्रॉन्ग बन के पूरे दुनिया को घूमते हुए देखना चाहता था, लेकिन क्या ही करे, भले ही मैं दुनिया को ना देख सकूं या फिर मुझे दुनिया याद ना रखे, पर जब तुम मेरे टेक्निक को दुनिया में दिखाओगे वही मेरे लिए काफ़ी है। तो जाओ, दुनिया घूमो और एंजॉय करो, पर मैंने जो गलतियाँ की है उस गलतियों को तुम वापस मत दोहराना, क्योंकि दुनिया से पहले अपने लोगों को देखना और जानना जरूरी होता है। और भले ही मैं ना रहूं, पर मेरे टेक्निक्स और मेरे शॉटमैनशिप के साथ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वह बुड्ढा धीरे धीरे गायब हो जाता है और मेन कैरेक्टर ये सब देख करके चिल्लाते रोते हुए रह जाता है। और अब प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मेन कैरेक्टर वही कपड़ा मिलता है जो कि उसने इस कैब में पहले आने से पहले पहन के रखा हुआ था। जो देख करके मेन कैरेक्टर बहुत ही खुश हो रहा होता है और मनी मन सोचता है, बुड्ढा भले ही जितना भी बेकार हो, पर वो मुझे अब मेरा सामान को बड़े ही आसान से और बहुत ही अच्छे से रखा है। कभी उसकी नज़र उस कपड़ों पे जाता है जहाँ पर बुड्ढे ने बहुत सारे बातें लिख करके रखा होता है, जो देख करके उसे बहुत ही गुस्सा आता है। उसके लिखा होता है कि मैंने आज तक तुम्हें यहाँ पे जीवित रखने के लिए जितने भी क्यूआई को दिए हुआ था, जिससे तुम आराम से बिना खाए पिए इस केव में रह सकते थे, लेकिन वो क्यूआई बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि तुम्हारी बॉडी आसानी से तो संभाल नहीं पाएगा। अगर तुम सही से अपना ट्रेनिंग करते रहोगे तो तुम्हारा बॉडी क्यूआई और मेरे क्यूआई दोनों में मेंटेन रहेगा, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी सही रहेगी। अगर तुमने ट्रेनिंग छोड़ दिया तो फिर तुम्हारी सारी क्यूआई लो हो जाएगी और मेरे क्यूआई को तुम्हारी बॉडी सहन नहीं करेगा और तुम्हारी बॉडी ग्रास्ट हो जाएगी और तुम मर जाओगे। और उसको बहुत ही जगहों के नाम भी लिखे हुए थे जहाँ पर उसको पहला जगह जाना था, जो कि है रूइन। और आप जाइए और घूमिए इस सारे दुनिया को और ट्रेनिंग कीजिए और एक ऐसी मास्टर को ढूंढ लीजिए जिससे आप सही से ट्रेनिंग कर सके। जो देख करके एमसी का तो रोना आ जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है कि पागल बुड्ढे, तूने ये क्या किया है, और तूने मुझे इतने जगहों पर घूमने जाने को कहा है जिससे मेरा सारा जीवन तो दुनिया घूमते ही रह जाएगा, लेकिन मरता क्या ना करता, अब तो उसको जाना ही पड़ेगा। उसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाए जो कि केव की तरफ देखते हुए और आगे बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, पर इस सब को हल करने के बाद मैं जरूर ही घर जा सकता हूँ, पर ये रूइन कहाँ है और मुझे ये पता कैसे चलेगा। वो सोचते हुए आगे बढ़ जाता है। कभी हमें केव के एंट्रेंस को दिखाया जाता है जहाँ पर वही बुड्ढा अपीयर होता है और वह जोर जोर से ठहाके मारते हुए हंसने लगता है। वह कहता है कि कभी न जाओ, अब दुनिया घूमते रहो, अगर तुम सही से अपना काम नहीं करोगे तो मेरे क्यूआई तुम्हारी बॉडी को सुखा देगा, तो तुम अपना काम सही से करना। पर मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें अपना डिसाइबल बनाया। और इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाता है। के साथ सीन कुनफेन सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पहुँच जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर को देख ही सकते हैं, वो सूख करके पूरा का पूरा कांटा बन गया होता है। वह उस सिटी के बेगर सेट के लीडर के पास पहुंच जाता है जो कि बाहर बैठा हुआ होता है। और जब वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है, क्योंकि वो तो दिखने में ही बहुत भूत जैसा ही लग रहा होता है।
का नाम होता है जिंगली, जो कि बेगर सेक्ट का लीडर होता है। तो एमसी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए आया हूँ। तो वो बंदा है कहता है कि इसके लिए तुम्हें पैसा देना होगा। इंस्पेक्टर, क्या तुम्हें पैसा देना होगा? तो वो बंदा कहता है कि क्योंकि दुनिया में कुछ भी चीज फ्री में तो नहीं मिलता। और वह एमसी को देखते हुए सोचता है कि मैं अपने जीवन में बहुत से भिखारियों को देखा है, पर इसके जैसा नहीं देखा है, क्योंकि ये तो लगता लगभग 20 या 21 साल का बंदा होगा, लेकिन इसके चेहरे से 50 या 60 का लग रहा है। और वह बंदा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये फ्री में कर लूंगा, क्योंकि हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। जो सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है एक ही बिरादरी के, इसका क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? वो कहता है हाँ, क्योंकि हम दोनों भिखारी है और यहाँ एक नियम है। और इतने में मेन कैरेक्टर उसका बात काटते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या मैं तुम्हें भिखारी दिखता हूँ? तो वो बंदा कहता है कि तो क्या तुम राजा हो? अगर तुम राजा हो तो पैसे दो और इन्फॉर्मेशन ले जाओ, क्योंकि यहाँ बिना पैसा का कुछ भी नहीं मिलता है। और अगर पैसे नहीं है तो तुम जाओ भीख मांगो और पैसे कमाओ, और पैसे कमा के लेकर के आओ तो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगा। और कुछ सोचते हुए मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है और बड़ा ही स्माइल देते हुए कहता है यार छोड़ो, कोई भी बात नहीं, चलो आज से हम दोनों साथ में भीख मांगेंगे। और हमें शाम का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर भीख मांगकर बहुत सारे पैसे कमा लिए होते थे, जो देखकर बेगर सेक्ट का लीडर तो बहुत ही खुश हो जाता है। और वह कहता है कि तुम तो कमाल के हो, लगता है हमारे पास गॉड ऑफ वेल्थ आ गए हैं, अब हमारा भी दिन बदलने वाला है। तो मेन कैरेक्टर उसे उन जगहों के बारे में बताता है जहाँ पर उसको जाना होता है, और वह कहता है कि मुझे इन जगह के बारे में बताओ और इनकी सही से पता लगाओ। तो वह बंदा कहता है कि मुझे इसके लिए 7 दिनों का समय लगेगा, तो तुम 7 दिन रुकना पड़ेगा। जो सुनकर का मेन कैरेक्टर कहता है 7 दिनों की बात है तो मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पे रहूंगा। तो लीडर भी इस बारे में मान जाता है। और हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बंदा भागते हुए लीडर के पास पहुंच जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लीडर हमारे साथ चलिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो वो भी कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या प्रॉब्लम हो गया है? तो वो लोग उसे एमसी के पास ले जाते हैं, जहाँ पर लोग उसके सभी अधिकारियों को गाली दे रहे थे और मेन कैरेक्टर को बहुत सारे पैसे दे रहे थे, जो देख करके लीडर तो शॉक्ड हो जाता है। लोग कहते हैं कि अगर तुम लोग के ने भिखारी बनना ही है तो इसके जैसा बनो, और एमसी को पैसे देने लगते हैं। मेन कैरेक्टर लीडर की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे पैसा कमाना तो बहुत ही आसान है, सिर्फ बैठे रहो और लोग तुम्हें पैसे देते जाएंगे। और इसी के साथ सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर लेटा हुआ होता है और लीडर को ऑर्डर दे रहा होता है कि जरा पानी लेकर के आओ। तो वह पानी लेकर के आता है। तो थोड़ा देर बाद मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे ये तो पानी बहुत ही गर्म है। तो लीडर अपने बंदों को डांटते हुए कहता है कि जाओ इसके लिए ठंडा पानी लेकर आओ। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि मेरे कमर में तो दर्द हो रहा है। तो लीडर उसका पीठ को दबाने लगता है और सोचता है कि मैंने कौन सा पाप किया था जो कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं इस बेगर सेक्ट का लीडर हूँ, मेरा भी कोई तो इज्जत है, बस कैसे भी करके इसका सारा इंफॉर्मेशन आ जाए और मैं इससे छुटकारा मिल जाएगा। वो इतना सोच ही रहा था कि इतने में एक बंदा वहाँ पर दौड़ते हुए आता है और लीडर के पास एक लेटर दे देता है, जो देखकर के वो बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि लगता है सारा का सारा इंफॉर्मेशन आ गया, अब तो इस बंदे से हमें छुटकारा मिल ही जाएगा। इनके अक्सर उस पेपर को देखता है तो कहता है कि क्या ये है तुम्हारा इंफॉर्मेशन, इतना घटिया, और तुम इसके लिए मुझसे पैसे मांग रहे थे? तो लीडर जो सुन करके घबरा जाता है और वो उस लेटर को ले लेता है, और वो उसे जब देखता है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है। तो वह कहता है कि एमसी से तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाऊंगा, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। कभी मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ता है और उसे हाउस सेक्ट में ले जाता है। तभी हाउस सेक्ट के ब्रांच लीडर का गु नांग नांग कहती है कि अरे आज बेगर सेक्ट का कुत्ता आज मेरे दरबार पे क्या कर रहा है? जो सुनकर मेन कैरेक्टर लीडर को चिढ़ाने लगता है कि क्या तुम्हारा टाइटल कुत्ता है, और वो उसे कुत्ता कुत्ता किए जा रहा होता है। तो बेगर सेक्ट का लीडर गुनानंग से कहता है कि असल में मैं यहाँ पर तुम्हारे पास एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ। तो गुनानंग कहती है लीडर से क्या तुम्हें पता नहीं कि हम दोनों बिजनेस अराइवर्स है? क्या मैं
मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन भी दूंगा, तुम सही से यहाँ से चले जाओ। और लीडर कहता है कि असल में मैं यह इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक क्लाइंट लेकर के आया हूँ। तो वो बोलती है क्लाइंट कौन है क्लाइंट? तो लीडर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखा देता है, जो देख करके गुनानंग बहुत ही ध्यान से मेन कैरेक्टर को देखता है और कहता है कि मैं भिखारियों के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करती, तो सब सही इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं भिखारी सेक्ट का बंदा हूँ? नहीं नहीं, मैं तो कोई भिखारी नहीं हूँ। क्या तुम्हें मुझे देख करके ऐसा लगता है? गुनानंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हारे लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकती। अगर तुम ज्यादा कुछ और बोलोगे तो मैं तुम पर एक्शन ले लूंगी। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे तो लगा था कि साउथ सेक्ट के इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंट बहुत ही ज्यादा है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। यह तो बहुत ही बेकार बात है। तुम्हें तो इतना भी पता नहीं कि मैं बेगर सेक्ट का हूँ या नहीं। ये ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पर बेकार का इंफॉर्मेशन दे करके लोगों से पैसे कमाते हो। तुम्हें तो बिजनेस का बेसिक भी नहीं पता है। तो वो अपने एक बंदे से पूछती है तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? तो वो बंदा कहता है ये बेगर सेट का नहीं है, और इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये कौन है और कहाँ से आया है। कैरेक्टर कहता है क्या अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं बेगर सेट का नहीं हूँ, तो तुम यह सब इंफॉर्मेशन मुझे बेच सकती हो। तो एटीट्यूड में कहती है नहीं, मैं नहीं बेचूंगी तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि तुम्हें तो बिजनेस भी करना नहीं आती है, और उसे और भी उकसाते हुए कहती है कि चलो यार, ये तो सेक्ट बेकार है, लगता है कि ये सेक्ट जल्दी ही बंद होने वाली है। तो जो सुनकर के वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम अपना जवान संभाल कर बात करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ से सही सलामत बिना हाथ पैर टूटे हुए जाओ। तो मेन कैरेक्टर उसे और भी गुस्सा दिलाते हुए कहती है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि तुम एक बुढ़ी औरत हो। जो सुनकर के वो तुम और भी भड़क जाती है और अपने एक बंदे को मेन कैरेक्टर को मारने के लिए कहती है। तो वो बंदा भी मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उस बंदे को एक ही मुक्के में ढेर कर देता है और वो जमीन पर बिछ जाता है। जो देख करके वो लड़की तो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये बंदा असल में एक मार्शल आर्टिस्ट है। और वो मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे माफ कर देना, लगता है मैंने आपको पहचाना नहीं। और वो बेगर सेक्ट के लीडर की तरफ देखते हुए कहती है कि लगता है हमारे सेक्ट में आना तुम्हारा कोई गलत इरादा है। तो लीडर कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुमसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ। कहती है कि भले ही तुम्हारा इरादा कुछ भी हो, पर तुम्हारे बंदे ने यहाँ पर हमारे सेक्ट का अपमान किया है और हमारे बंदे को भी मारा है। तो हमारा सेक्ट का रूल के हिसाब से खून का बदला खून से लेना होता है। और इतना कह करके वो अपने 4 बंदों को बुलाती है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मेरा खून लेना चाहती हो या फिर मुझे मारना चाहती हो, जो कि 4 बंदे यहाँ पे बुला लिए हो। उससे मैं कहती है कि तुम अपना बकवास बंद करो, और हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए उन 4 बंदे को ऑर्डर देती है। जो सुनकर के वो चारों बंदा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वेलकम गाइस। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुनानंग ने अपने 4 बंदों को एमसी के ऊपर वार करने के लिए ऑर्डर दे दिया था। जो देखकर एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि क्या तुम ब्लड चाहती हो या फिर मेरा जान चाहती हो, जो तुम इतने एग्रेसिव हो रहे हो। और इतना कहते हुए वो अपना ऑरा को रिलीज करता है और उन 4 बंदों को एक एक करके हवा पे उछाल देता है। जो देखकर गुनानंग और वो लीडर दोनों ही हैरान हो जाता है, और गुनानंग का तो आंखें फटे की फटी रह जाती है ये सब देख करके। और वह सोचती है कि ये कोई आम बंदा नहीं है, ये हमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे संभाल नहीं सकता हूँ। और एमसी के आगे अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें गलत समझ लिया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर कोई तुम पर एक बार अटैक करता है तो वो दूसरे बार भी अटैक कर सकता है, इसलिए तुम उसे दोबारा अटैक करने का मौका ही मत दो, तुम्हारे पहले अटैक से ही उसे हरा डालो।
भले ही वो बुड्ढा मुझे पसंद नहीं है, पर उसकी हर बात सही लगती है। और इधर गुनानंग तो बहुत ही डर जाती है। वो सोचती है कि इसका क्या कहने का मतलब है, क्या वो मुझे भी मारना चाहता है। और वो सोचती है कि लगता है आज मैंने कोई गलत ही आदमी का ऑफेंड कर दिया है। वह बंदा बहुत ही स्ट्रांग है, मुझे इसको संभालना और शांत करना होगा। अगर यह गुस्सा हो गया तो मेरे ये ब्रांच और आज मैं भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचूंगी। तो हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही शांत लहजे में कहती है, आखिर आपको क्या चाहिए। तो मेन कैरेक्टर, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वह पूछती है कि कैसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो बेगर सेक्ट का लीडर उसे वही लिस्ट लाकर दिखाती है जिसमें एमसी ने सारी जगहों का नाम लिखा हुआ था। तो गुनानंग उस पेपर को देखती है और बहुत ही गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि साला ये कुत्ता इस मामूली सी इन्फॉर्मेशन के लिए इस मॉन्स्टर को हमारे यहाँ पर ले आया है। लेकिन वो बड़े ही प्यारी मुंह बनाते हुए कहती है कि यह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अभी इस सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर आती हूँ। तो मेन कैरेक्टर भी मान जाता है। तभी गुनानंग बड़ी ही डरावनी नजरों से उस बेगर सेक्ट के लीडर को देखती है, जो देख करके बेगर सेक्ट का लीडर भी डर जाता है। और गुनानंग उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ा अंदर आ सकते हो। जैसे ही वो दोनों कमरे के अंदर जाते हैं तभी लीडर की बड़ी ही चिल्लाने की और रोने की आवाज आने लगती है। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि लीडर का हालत बहुत ही खराब होता है। उसके गाल टमाटर जैसे लाल होकर के फूल गया होता है, क्योंकि गुनानंग ने उसका जमकर पिटाई की होती है। जो देख करके मेन कैरेक्टर तो उसे चिढ़ाते हुए बड़े ही जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम साला कमीना, एक मर्द होकर के एक औरत से मार खा करके आ गए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो देख करके बेगर सेक्ट का लीडर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो लड़की कौन है? वो कोई सब्जी बेचने वाली सड़क की लड़की है जिस पर तुम कुछ भी कर सकते हो? असल में वो हाउस सेक्ट का लीडर की सबसे बड़ी बेटी है। अगर मैं उसके खिलाफ कुछ भी करता हूँ तो वो मेरा बैंड बजा कर रख देगा। इतने में गुनानंग इन्फॉर्मेशन लेकर के लीडर के पीछे आ जाती है। जो देख करके बेगर सेक्ट का लीडर तो डर जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। लेकिन गुनानंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और एमसी से कहती है कि मैंने इन्फॉर्मेशन ले आया, तो आपको पता ही होगा कि हमारे सेक्ट का रूल क्या है। लेकिन मेन कैरेक्टर को तो कुछ समझ भी नहीं आता है। वो सोचता है कि रूल, कैसा रूल, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो बेगर सेक्ट का लीडर कहता है कि असल में वो इन्फॉर्मेशन के बदले पैसे मांग रही है। तो मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा पैसे मांग रही है, तो बताओ कितना पैसे चाहिए। तो गुनानंग कहती है कि मुझे 5 नियांग चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ कॉपर का सिक्के निकाल कर उसे दे देती है। तो लीडर कहता है कि अरे तुम क्या पागल हो गए हो, उसे सिल्वर के 5 नियांग चाहिए, ना कि ये कॉपर के कुछ चिल्लर। जो सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या इतना महंगा है ये इन्फॉर्मेशन? तो गुनानंग कहती है कि हाँ, असल में ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हमें बहुत ही खर्च करना पड़ा है, जिसके कारण इसका महंगा होना तो लाजमी है। तो मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, और वो वहां से खड़े होकर के जाने लगता है। जो देख करके लीडर कहता है, अब तुम कहाँ चल दिए? तो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अभी 5 नियांग कमाने के लिए जा रहा हूँ। जो देख करके लीडर उसका घबरा जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है और सोचता है कि अगर ये फिर से बेगर सेक्ट में गया तो वो फिर से भीख मांगेगा और हमारा बिजनेस का धजिया उड़ा देगा। और भला इसी में है कि मैं इसे जाने से रोकूं। और न चाहते हुए भी वो अपना जेब से कमाए की पैसे निकाल कर गुनानंग को दे देती है और गुनानंग उसे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। जो देख करके मेमसी खुश हो जाता है और वो कहता है कि अरे ये तुम्हारा इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही लाजवाब है, यह तो बेगर सेक्ट से बहुत ही अलग है। और वो अपने जेब से एक लेटर को निकालते हुए कहता है कि मुझे ये लेटर गोंगडोंग सिटी में भेजना है, लेकिन लगता है कि यह बहुत ही महंगा होगा। तो गुनानंग कहती है कि हमारा सेक्ट इन्फॉर्मेशन और लेटर को भेजकर ही पैसे कमाते हैं, पर मैं इस लेटर को मुफ्त में ही आपको भेज दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, तुम क्या पूछना चाहते हो पूछ लो। तो वो पूछती है तुम्हारा नाम? वो कहता है वाई यून हो, कितने साल के हो? तो वो कहता है मैं 17 साल का हूँ। जो सुनकर के गुनानंग सोचती है कि 17 साल, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट को देख करके ऐसा नहीं लगता कि यह 17 साल का बच्चा है। लगता है कि यह जैसे कि कोई बहुत ही उम्रदार और बुढ़ा किस्म का इंसान है। लेकिन ऐसे इंसान से मुझे कोई भी दुश्मनी नहीं करना है, बल्कि मुझे इसके साथ सही व्यवहार कर करके इसके साथ मुझे दोस्ती करना है, ताकि भविष्य में ये हमारा बहुत ही काम आ सकता है। लेकिन ये नाम मैंने कहीं सुना सुना जैसा लग रहा है, क्या मैंने इसे कहाँ सुना है? और वह थोड़ी ही सोचने के बाद वह फट से चिल्ला कर उठती है, क्या आप वाई क्लैन से हो? जो सुनकर के मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, मैं तो वाई क्लैन से हूँ, पर आप इतने चौंक क्यों रहे हो? गुनानंग कहती है कि असल में बात ऐसी है कि 5 साल पहले आपके वाई क्लैन से हमें आपको ढूंढने के लिए भेजा गया था। तो क्या आप
वही लड़के हैं जो कि वाई क्लैन के सेकंड सन है। तो एमसी कहता है आप सही पकड़े हैं। तो गुनानंग कहती है ठीक है, लेकिन मुझे इस लेटर को भेजने में हमें 10 दिन का समय लगेगा, तो बताओ क्या हम इसे भेजें। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि असल में जब तक अब तक तो उन्होंने 5 साल वेट किया है, तो अब 10 दिन वेट करने में क्या ही हो जाएगा, तुम निश्चिंत होकर के उसे भेज दो। गुनानंग उसे एक लाल कपड़ा निकाल कर देती है और कहती है कि असल में ये कपड़ा हमारा क्लेन का एक चिन्ह है, तो आप इसे अपने हाथ या कहीं पे भी बांध ले, ताकि हम आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो, और हम आप जहाँ भी रहेंगे हम आसानी से आपको ढूंढ लेंगे। तो मेन कैरेक्टर भी उसका उस कपड़े को ले लेता है और उसे शुक्रिया कहता है। तो गुनानंग कहती है कि ये ऐसा कोई बात नहीं, ये तो आपका काइंडनेस है, लेकिन आप इस अगले बार जब भी यहाँ पे आएंगे तो हम आपको एक इन्फॉर्मेशन फ्री में देंगे, ये मेरे पिछले किए हुए गलत फहमी के कारण है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तो छोटी मोटी बातें होती ही रहती है। और वो वहाँ से उसको लेकर लीडर को लेकर के वहाँ से निकल जाता है और हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कि मुंह लटका के उसके पीछे चल रहा होता है, जो देख करके मैन कैरेक्टर कहता है अब तुम्हें क्या हो गया है। तो वह कहता है कि साले तुम्हें पता नहीं कि मेरे जीवन भर का आधी से ज्यादा कमाई तुमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के चक्कर में उड़ा दिया है, तो अब चलो, अब तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गया है तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तभी मैन कैरेक्टर उसे रोकते हुए कहता है कि असल में अभी भी एक प्रॉब्लम है। जो सुनकर के वो कहता है अभी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन मिल तो गया है। तो वह कहता है कि असल में मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो मैं बाहर कैसे जाऊँ, कैसे कहाँ घूमूं, रहने के भी खाने के भी पैसे नहीं है। जो सुनकर के उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है और उसका मुंह एरे टेढ़े हो जाता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें गुनानंग को दिखाया जाता है जो कि किसी बंदे से कहता है कि टीचर के पास एक पत्र भेजो जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि हमें जिस बंदे की जरूरत थी उस बंदे को मिल गया है, वो कोई और नहीं बल्कि वाई क्लैन का एक सेकंड सन है। जो सुनकर के वो बंदा भी ठीक है कहकर वहां से चला जाता है। इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वेलकम गाइस। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ग्रेट आलिम इंस्टीट्यूट से, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा बैठकर बड़े ही मजे में चाय पी रहा होता है, जो कि इंस्टीट्यूट का 3rd ग्रेड का एक स्कॉलर होता है और उसका नाम होता है मोहवान। तभी उसके पीछे एक लड़की आती है और उससे कहता है कि फादर आपसे मिलने के लिए कोई एक बंदा आया हुआ है। तो वह बंदा कहता है कि अरे आज तो मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे आज किसी से मिलना या फिर कुछ करना पसंद नहीं है, तो उसे जाने दो। तभी वह लड़की कहती है कि असल में वह बंदा कोई खास बात लेकर के आपके पास आया है, वो शायद आपके साथ कोई गेम खेलना चाहता है। जो सुनकर के उसको बहुत ही खुशी होता है और वो सोचता है कि आज तो वैसे भी बैठे हुए हैं, क्यों ना थोड़ा गेम ही खेल लिया जाए। तो वह उस लड़की को कहते हैं कि ठीक है, उसे बुला के ले आओ। तो लड़की भी उसे लाने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर बाद एमसी को ले आती है। तो वह बंदा एमसी का पहनावा देख करके सोचता है कि शायद यह कोई भिखारी होगा जिसे खाने की तलाश होगी, और वह यहाँ पर झूठ मूठ का खेलने के बहाना लेकर के यहाँ खाने की तलाश करने आया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं भी एक बहुत ही बड़ा दिल वाला हूँ, मैं इसे भले ही हार जाए तो भी मैं इसे कुछ ना कुछ अच्छा खाना खिला के ही भेजूंगा। और वे दोनों गेम खेलने के लिए बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही मेन कैरेक्टर पहला चाल देता है, जो देख करके वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर ने जैसे चाल चला था वो किसी प्रो प्लेयर का जैसा ही था। पर वो मन ही मन सोचता है ये शायद गलती से हो गया होगा, ये भिखारी क्या ही गेम खेल सकता है। पर जैसे जैसे गेम चलता है वो तो घबराने लगता है, क्योंकि एमसी का हर एक चाल कमाल का होता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये बंदा कोई भिखारी नहीं बल्कि कोई एक्सपर्ट है। और जब वो ध्यान से गेम बोर्ड को देखता है तो वह कोई अलग ही जगह पहुंच जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई वो किसी समुद्र के बीच में खड़ा है और बड़े बड़े लहर उसके सामने आकर के उससे टकरा रहा है, जिससे वो बहुत ही घायल हो जाएगा। वो मन ही मन सोचता है कि ये ऐसा गेम खेल रहा है जैसे कि कोई बड़ा पाइथन उससे लड़ने को तैयार है या फिर कोई ड्रैगन जो कि उसे हराने को तैयार है। ये गेम नहीं बल्कि कोई युद्ध चल रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और वो मन ही मन सोचता है कि मुझे इसको प्रोवोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, मुझे इससे कुछ और सीखने का ज़रूरत है। और वो मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपने मेरे साथ गेम खेला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही मैं हार गया हूँ लेकिन इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही बड़े विद्वान हैं, क्यों क्या आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं। तो मेन कैरेक्टर कहता है
आपने जो बात कहा ये सब कुछ गलत है, मुझे इतना भी कुछ आता नहीं है। और मन ही मन सोचता है कि भले ही मेरे मास्टर ने मुझे कुछ भी सिखाया हो, पर वो हर चीज़ अच्छा से सिखाए। लेकिन उसने यह कहा था कि तुम्हें रुइन में रहना होगा कुछ दिनों के लिए। तो वह उस बंदे से कहता है, मुझे यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहना है, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जो सुनकर के वो बंदा कहता है, अरे पैसों का कोई बात ही नहीं है, असल में मैं ही आपको यहाँ पे रोकना चाहता था, लेकिन आपने पहले ही बता दिया। ये तो मेरा शुक्रगुजार है कि आप यहाँ पर रहना चाहते हैं। आप जितने भी दिन चाहे आप यहाँ पे रह सकते हैं। और वह उस लड़की से कहता है कि जाओ तुम इसके लिए रहने का बंदोबस्त कर दो। वह लड़की भी मान जाती है और मेन कैरेक्टर को उसके पीछे साथ चलने को कहती है। तो मेन कैरेक्टर जो सुन करके बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है कि आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पे रहने की अनुमति दे दी। और हमें थोड़े देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर बड़े ही मजे में नहा रहा होता है। और वो मन ही मन सोचता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे नहाने से नफरत होता था, पर आज जब मैं नहा रहा हूँ तो मुझे बड़ा ही सुकून और आनंद मिल रहा है। इतने में वो लड़की एमसी के लिए कुछ कपड़े लेकर के उसी कमरे की तरफ आते हैं। और वो मन ही मन सोचती है कि चला मेरे बाप भी क्या आदमी है जो किसी को भी अपने पास रख लेता है। और वो इतने में दरवाजा खोल देते हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर पूरा नंगा पुंगा खड़ा था, जो देख करके वो शर्मा जाती है और मेन कैरेक्टर को कपड़े देते हुए कहती है कि तुम जल्दी से अपना कपड़ा पहन लो। और मेन कैरेक्टर भी उसका कपड़ा लेकर के वो अपने आप को लपेट लेता है। लेकिन जब वो लड़की उसे ध्यान से देखता है तो उसका खूबसूरत चेहरा और उसका शरीर को देख करके वो शर्माने लगती है। जो देख करके मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूम रही हो, क्या तुमने कभी हैंडसम लड़के को नहीं देखा है। जो देख करके उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है बाहर में जाओ तुम, और वो वहां से निकल जाती है। और सीन कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर बेटी अपने बाप से कहता है कि अरे बाप आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं है। तो उसका बाप भी कहता है अरे किसे क्या करना है, जरा मुझे समझा कर तो बताओ। तो बेटी कहती है अरे वही बंदा जो कि नया नया आया है, वही गधे का बच्चा जो कि अपने रूम से जब से आया तब से निकला ही नहीं है, खाली सोए जा रहा है। मन तो करता है कि उसे लात मार के अपने से यहाँ से निकाल के फेंकूं। वो एक सप्ताह से ना तो कुछ खाया है ना तो उसके कमरे से बाहर आया है, बस वो बिस्तर पर सोया ही हुआ है। ये साला जानवर है या इंसान है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाप भी कहता है अरे तुम्हें क्या लगता है वो कोई आलसी इंसान है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही दूर से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचा है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही थका हुआ है, जिसके कारण वो आराम कर रहा है। तो तुम्हें भी उसे परेशान नहीं करना चाहिए, उसे आराम करने देना चाहिए। तो बेटी भी कहती है ठीक है, और मन ही मन सोचती है कि वो मेरे बाप को बुर्बक बना सकता है पर वो मुझे नहीं। और मैं ऐसा कुछ करूँगी कि वो खुद ही यहाँ से दुम दबाकर भाग जाएगा। और वो मेन कैरेक्टर के कमरे में आ जाती है जहाँ पर मेन कैरेक्टर भी पूरा आराम से घोड़े बेच करके सो रहा होता है। जो देख करके उसे बहुत ही गुस्सा आती है और वह उसे पहले तो बड़े प्यार से उठाती है, पर जब वो नहीं उठता है तो उसे कंबल सहित उसे फेंक देती है। तो मेन कैरेक्टर भी उठ जाता है और वो गुस्से में कहती है अरे तुम कितना सोओगे, सूरज सर पे चढ़ चुका है। तो मेन कैरेक्टर भी हाँ क्या बोली, सूरज चढ़ गया है, मुझे तो लगा कि अभी रात हो रहा है। तो वो बहुत ही चिढ़ जाती है और कहती है कि क्या तुम पागल उगल हो जो कि इस तरह से सोए पड़े हो। यहाँ पर जो भी कोई आता है या तो काम करने के लिए आता है या फिर पढ़ाई करने के लिए आता है, जिसके कारण हमारा इंस्टीट्यूट उन लोगों का खर्चे का भुगतान करता है। पर ऐसे बंदों के या फिर नाकारा बंदों के लिए हमारे पास कोई भी खर्चे करने का पैसा नहीं है, हम कोई अमीर इंसान नहीं है। तो मेन कैरेक्टर कहता है पर तुम्हारे पिता ने तो कहा था कि मुझे यहाँ पे रहने के लिए कुछ भी भुगतान करने की जरूरत नहीं है। तो वह कहती है मुझे ये सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जितने भी यहाँ पे पैसों का हिसाब किताब होता है वो मैं करती हूँ और मुझे पता है कि मुझे किस पर खर्च करना है या फिर नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है खाना है तो मेरी बातों को मान। कैरेक्टर कहता है तो फिर बताओ मुझे क्या करना होगा। तो वो लड़की कहती है चलो धोबी घाट। और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर को धोबी घाट पे ले गया होता है, जहाँ पर ढेर सारे कपड़े होते हैं। तो वो कहती है तुम्हें इन कपड़ों को धोना होगा। तो मेन कैरेक्टर कहता है इतने सारे कपड़े। तो वो कहती है हाँ इतने सारे कपड़े। तो मेन कैरेक्टर कहता है तो ठीक है, अगर मैं इन कपड़ों को धो देता हूँ तो क्या मेरे खाने पीने का भुगतान हो जाएगा। तो वो लड़की कहते हैं हाँ हाँ हो जाएगा। और मन ही मन सोचता है ये बहुत बड़े बड़े फेंक रहा है, क्या वो उसे ऐसा लगता है कि वो चुटकी बजाते ही ये सब कर लेगा। मैं भी देखते हूँ कि उसे कैसे वो सब होता है। और वो वहाँ से चली जाती है। हमें 2 घंटे बाद को दिखाते हैं जहाँ पर बेटी वापस आती है और वह नज़ारा देख करके हैरान हो जाती है।
क्योंकि एमसी ने 2 घंटों में सारे कपड़े को धो धाकर सुखा दिया था, जो कि किसी और को धोने में 10 या 12 दिन लग जाता था। जो देख करके बेटी का तो पोपट हो जाता है। वो सोचती है कि कैसे, आखिर कैसे उसने ये कर लिया, और ये कपड़े बड़े नए जैसे लग रहे हैं। पर ये कैसे हो सकता है कि कोई भी इंसान 2 या 1 घंटे में इन सारे कपड़े को इतनी आसानी से धो ले। लेकिन मैं इस तरह से हार नहीं मानूंगा। मैं इस बार ऐसा काम दूंगा कि इससे उसका हालत खराब हो जाएगा। और एमसी को ढेर सारे लकड़ी काटने के लिए ले जाती है और हंसते हुए सोचती है कि पहले कमीने, अब वो इस लकड़ी को नहीं काट पाएगा। भले ही वो जितना भी ताकतवर हो, इन सब लकड़ियों को काटने में उसकी हालत जरूरी खराब हो जाएगी और वो यहाँ से दुम दबाकर भाग जाएगी। मेन कैरेक्टर सारे लकड़ियों को काट पीट कर थोड़ी ही देर में बराबर करके रख देता है, जो देख करके वो तो चौंक जाती है और घबराते हुए सोचती है कि ये कैसी बंदा है यार, जो किसी भी काम को इतने आसानी से कैसे कर सकता है। मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता हूँ। मैं जरूर ही कुछ ना कुछ करूँगा और इसके बैंड बजा के ही रखूँगा। और उसे ढेर सारे कामों पर ले जाती है। तो एमसी को बर्तन धोने के लिए देता है, वो भी तुरंत ही कर लेता है। फिर वो साफ सफाई के काम में देता है, वो भी तुरंत ही कर देता है। जो देख करके वो तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि कैसे एक आदमी एक ही दिन में इतने सारे काम को इतने जल्दी कैसे खत्म कर सकता है। ये बनता क्या है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है वही भिखारी पर, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का कहानी सुना रहा होता है। जो कहता है कि वाई विनो को वो स्कॉलर अपने पास नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि वो जहाँ भी रहता है वहाँ पे तबाही ही आता है और वहाँ पर भी तबाही आना लाजमी था। वो ग्रेट इंस्टीट्यूट जहाँ पर शांति और सुकून का माहौल होता था, वाई विनो के आने के बाद वहाँ पर अराजकता फैलना वाली है। तो वह लड़का कहता है कि पर कैसे? तो वो भिखारी कहता है वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा। तो इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो हम भी रुकते हैं, आगे क्या होता है देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक बंदे के साथ गो गेम खेल रहा होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे बंदे घेरे लेके उसे उन दोनों को देख रहा होता है। मेन कैरेक्टर इतना शानदार गेम खेलता है कि वो कुछ ही मूव्स में अपने ओपोनेंट को हरा देता है और वो कहता है चलो अब दूसरा कौन आने वाला है। और थोड़ी ही देर बाद एक और बंदा जो कि मेन कैरेक्टर के साथ गेम खेल रहा होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर एक गलत चाल चल देता है, जो देख करके वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि क्या ये गलती से हो गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बंदा ऐसे ऐसे बंदों को हराया जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट गो प्लेयर थे, लेकिन वो बंदा ऐसा गलती कैसे कर सकता है। इसमें कोई ना कोई जरूर ही चाल होगा। सही में मेन कैरेक्टर ने ये चाल जानबूझकर ही दिया था, लेकिन वो खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने ओपोनेंट को जिताने के लिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट हेड ने बहुत सारे बंदों को पत्र लिख करके यहाँ पे आमंत्रित किया था ताकि आकर के वो मेन कैरेक्टर को चैलेंज दे गो गेम पर, क्योंकि वो मानता था कि मेन कैरेक्टर अब तक का सबसे बेस्ट गो प्लेयर है और जो भी इसे हराएगा वो बेस्ट बन जाएगा। इसी चक्कर में बहुत सारे बंदे यहाँ पर गो गेम खेलने के लिए आए थे, जो देख करके मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा तो जीना ही हराम हो जाएगा, क्योंकि आज कुछ दिन से दिन भर करके मैं बैठ करके सिर्फ वही गेम खेल रहा हूँ, जिससे मेरा सोना भी चैन से नहीं हो रहा है। तो मुझे कैसे भी करके इस बंदे को जिताना है और मुझे हार जाना है, ताकि सभी लोग सोचे कि ये मैं कोई काम का बंदा नहीं हूँ और ये गेम यहीं पे ख़त्म हो जाए। लेकिन वो बंदा कुछ अलग ही सोच में है। उसे लगता है कि मेन कैरेक्टर कोई चाल चल रहा है उसे हराने को, तो वो अपना गोटी पीछे ले लेता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सोचता है कि साला इसे मैं चांस दे रहा हूँ जीतने का और ये अपना गोटी पीछे ले रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो मेन कैरेक्टर सोचता है नहीं, मैं इसे 10 चांस और भी दूंगा, जिससे आसानी से मुझे हरा दे और ये सारा झमेला यहीं पे ख़त्म हो जाए। लेकिन वो बंदा तो कुछ अलग ही नशा किए हुआ था। वो हर बार सोचता है कि मेन कैरेक्टर हर बार क्यों गलत ही गेम खेल रहा है, शायद वो मुझे कम आंक रहा है, लेकिन मैं क्या करूं। लेकिन वो कुछ ही समय बाद हार मान लेता है और कहता है कि आप सबसे बेस्ट है, मैं आपके साथ गेम नहीं खेल सकता। जो देख करके मेन कैरेक्टर बहुत ही चिढ़ जाता है और वो सोचता है कि क्या पागल बंदा है, मैंने इसे कितनी चांस दिया कि वो मुझे हरा सके, लेकिन ये तो अलग ही नशे किए हुआ है, ये अलग ही सोच में डूबा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर गेम खेलते हुए अपना कमरे पे जा रहा होता है। वो सोचता है कि साला ये चल क्या रहा है, और ये प्रिंसिपल यानी कि इंस्टीट्यूट हेड इतने सारे बंदों को निमंत्रण दे रहा है कि यहाँ पे आकर के गेम खेले। अगर इसी तरह से मैं हर रोज गेम खेलते रहूँ तो मेरा शरीर तो बर्बाद हो जाएगा, मैं तो सही से चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ करके इन सब को ख़त्म करना होगा। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है
तभी वहां पे एक मोटा बंदा जिसके शरीर में ढेर सारे सोने हीरे जवाहरात के जेवर लटके हुए थे, जैसे कि वो कोई बंदा नहीं बल्कि एक चलता फिरता सोने का दुकान हो। मोटा बेटी से कह रहा होता है, तो तुम मुझसे सच में शादी नहीं करना चाहती हो क्या? तुमने सही से सोचा है इस बारे में? मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में एक बार और अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे होता है तो तुम्हें और तुम्हारे हालिम इंस्टीट्यूट को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो तुम सही से इसे सोच करके जवाब दो मुझे। ठीक कहती है, मुझे और सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तुम्हारा अगर कोई काम ना हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मोटा कहता है, मुझे लगता है तुम अभी तक मुझे अच्छे से पहचाने नहीं। मेरी नज़र जिस भी चीज़ पर पड़ जाती है वो मैं हासिल करके ही रहता हूँ, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े या फिर कुछ भी गंवाना पड़े, लेकिन मैं उस चीज़ को हासिल कर ही लेता हूँ। और अब मेरी नज़र तुम पर पड़ी है, तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें छोड़ दूँ या फिर जाने दूँ? ये नहीं हो सकता है, तुम मेरी बन के ही रहोगी। बेटी कहती है, मुझे लगा ही था तुम ऐसे ही बंदे होगे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर बंदे को तुम इसी तरह से नचा सकते हो अपने इशारे पर? तो ये तुम्हारा गलत सोच है। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो मोटा उस लड़की का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अच्छा तुम इतने आसानी से कैसे जाओगे? मैं कोई एरा गैरा इंसान हूँ जो तुम इस तरह से मुझे धिक्कार कर चली जाओगी? और वो अपना चेहरा कुछ अजीब सा बना लेता है और ठरकी सा रूप करते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से उठा कर ले जाऊं तो तुम क्या करोगी? जो सुनकर को वो बहुत ही डर जाती है। मेन कैरेक्टर पीछे से कहता है कि ऐसी गलत बातें किसी के घर पर नहीं करते हैं। तो जो सुनकर के बेटी खुश हो जाती है और उससे मोटे से हाथ छुड़ाकर वो मेन कैरेक्टर की तरफ भाग जाती है। जो देख करके मेन कैरेक्टर उसके हाथों में देख करके सोचता है कि इस बंदे ने बहुत ही क्रूरता से उसके हाथ पकड़े थे। मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या तुमने सारा बर्तन धो लिया क्या? और तुमने सारे कपड़े भी धो लिए? और जो लकड़ी काटना था वो भी कर लिया? जो सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है, ये साला पागल लड़की, ऐसी सिचुएशन में भी इसे कपड़े लकड़ी और क्या क्या न जाने किस चीज की परवाह हो रही है। और बेटी की बालों की रिबन को लेकर के वो अपना बाल को बांध लेता है और मोटे की तरफ देखता है। तभी मोटा कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी दूसरों के बातों के बीच में नहीं आना चाहिए? क्या तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है? तो मैन से हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम बोल रहे हो कि मेरे पास कोई मैनर्स नहीं है और खुद गलत कर रहे हो और दूसरों को समझा रहे हो? वाह भाई वाह, आखिर तो है कौन बे? तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देने सोचता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, अच्छा बस कर यार, तू मुझे देखने से ही पता चलता है तू गधा, कोई कमीना चोमू। इतने में मोटा चिढ़ते हुए कहता है, बस कर, तू इतना मुझे अपमान कर रहा है, तुझे क्या लगता है मैं तुम्हें सही से जाने दूंगा? और तभी वो गुस्से से मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। इतने में वहां पर बहुत सारे स्कॉलर आ जाते हैं और जो देख करके मोटा वहां पर रुक जाता है और स्कॉलर्स मोटे को देख कर ये कहता है, अच्छा नोक फैमिली को भी आज यहाँ पे आना ही पड़ गया, लगता है उन्हें भी गो गेम पर बहुत ही इंटरेस्ट आ गया है। क्यों क्यों ना हम लोग मिलकर के एक गेम जरूरी खेल ले? जो देख करके मोटा वहां से गुस्से में जाने लगता है और बेटी से कहता है कि बेटी सुन लो, 3 दिन में अगर तुम मेरे पास नहीं आती हो तो जो भी कुछ होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो। इतना कहते हुए वो मोटा वहां से निकल जाता है। तो मेन कैरेक्टर बेटी से पूछता है कि आखिर ये बंदा था कौन जो कि तुम्हें इस तरह से परेशान कर रहा था? बेटी कहती है, असल में यह नॉक फैमिली का यंग मास्टर है जिसे नॉक फैमिली के पेट्रियाज ने इसे गोद लिया था, जो कि एक नट्स है। नट्स यानी कि एक हिजरा, तो हम हिजरा नहीं कहेंगे, इसे नट्स ही बुलाएंगे, तो समझ जाना आप लोग। तो मेन कैरेक्टर कहता है, तो फिर वो चाहता क्या है? तो बेटी कहता है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो मेन कैरेक्टर कहता है, इसमें तो अच्छी बात है, वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली का बंदा है, इसमें बुराई ही क्या है? तो बेटी कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? वो असल में मुझसे शादी ही नहीं बल्कि हमारे इंस्टीट्यूट को भी हटियाना चाहता है ताकि वे लोग यहाँ से अपना गलत काम को कर सके। तुम्हें नहीं पता कि मेरे फादर का हैसियत कहाँ तक है? वो ऐसा है जिसे देश के प्रधानमंत्री भी बनने के लिए रॉयल पैलेस से कहा गया था, लेकिन वो यहाँ पर एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। तो मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, तो क्या ये सब वो गेम के कारण से है? तो बेटी कहती है, नहीं, असल में इन सब के कारण है वो सारे नट्स। तो मेन कैरेक्टर कहता है, पर इतने छोटे एक आदमी के पीछे ये नट्स क्यों पड़े हुए हैं? बेटी कहती है, भले ही तुम्हें हमारा एक आदमी एक बेकार एक आदमी लगे और ना ही किसी बड़े फैक्शन या फिर कोई बड़े सेक्स से मिला हुआ है, हमारे एक आदमी का इन सारे फैक्शंस के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, जिसके कारण हमारा फादर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो यूनियन फैक्शन एकजुट हो जाएंगे, जिससे उन यूनिट्स को बहुत ही खतरा है। तो मेन कैरेक्टर कहता है,
अच्छा तो ऐसा बात है, इसीलिए वो बंदा तुमसे शादी करना चाहता है और तुमसे शादी करके तुम्हारे फादर को अपनी उंगलियों में नचाना चाहता है, ताकि वो कभी प्रधानमंत्री ना बने और उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ सीन मोटे पर आता है, जो कि अपने घुटनों में बैठ करके किसी से कह रहा होता है कि हालिम मास्टर के आ जाने से हमें अपना योजना को अंजाम देने में मुश्किल हो रहा है। और बता दे, हालिम मास्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है, क्योंकि वो गो गेम का सबसे एक्सपर्ट बंदा बन गया है, जिसके कारण हालिम इंस्टीट्यूट ने उसे हालिम मास्टर ऑफ गो प्लेयर का टाइटल दिया है। तभी वो बंदा जो कि यूनिट्स ग्रुप के हेड होता है, वह कहता है कि क्या वो बंदा कोई बेवकूफ नहीं है जो कि सिर्फ गो गेम के गोटियों में घिरा हुआ रहता है सारा दिन। तो मोटा कहता है कि असल में वो बंदा इस सब का कारण नहीं है और ना ही कोई चिंता का कारण भी बनेगा। मुझे तो चिंता इस बात की है कि उसके गेम के कारण वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोग आ रहे हैं, जिसके कारण हम कुछ भी करते हैं तो शायद उसका असर हम पर ही पड़ सकता है। और उस बंदे के साथ बात करते हुए मोटा बहुत ही घबरा रहा होता है, जो कि पूरा पसीने से तरपतर हो रखा था। तो बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है यह सब मेरे सुरक्षा की बात है? अगर यह मिशन फेल हुआ और हम रॉयल प्लेस में कब्जा नहीं कर पाए तो तुम्हें पता है ना हमारे साथ क्या हो सकता है। तो मोटा डरते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है मालिक। और वह बंदा डेविल स्माइल देते हुए कहता है कि अगर स्ट्रांग लोग आ रहे हैं तो इसमें हमें ही फायदा होगा। तो तुम जाओ और जा करके जितने भी लोग हैं सबका सर कलम कर दो उस हालिम मास्टर के अभी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एक बुड्ढे पर, जो कि हालिम अकादमी में आया हुआ था। और वह बुड्ढा होता है रॉयल पैलेस का राजा का छोटा भाई। तो वो बुड्ढा बाप से कहता है कि तो तुम्हारा अब भी आधिकारिक पद को लेना इरादा नहीं है? तो बाप कहता है कि नहीं, मुझे इन सब में दिलचस्पी नहीं है। तो बुड्ढा कहता है कि तुम्हें यह बात क्यों समझ में नहीं आती है कि तुम ही हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को संभाल सकते हो और नौकी को स्ट्रांग बनने से रोक सकते हो। तो इस पर बाप कुछ भी नहीं कहता है, जो देख करके बुड्ढा कहता है कि सुनो, आजकल वे लोग कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं, यहाँ तक कि मिलिट्री और स्कॉलर सब मिल करके गद्दारी करने को भी सोच रहे हैं। तो बाप कहता है लेकिन, पर बुड्ढा बीच में ही बोल पड़ता है, लेकिन क्या तुम्हें यही सोच रहे हो ना कि एक हिजड़ा जो कि औलाद भी पैदा नहीं कर सकता वो बगावत क्यों करने का सोच रहा होगा? लेकिन अगर उसके पीछे कोई और हो और कोई उसको पीछे से सपोर्ट कर रहा हो जिस पर बाप भी हामी देता है। तो बुड्ढा गंभीर होते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है वे लोग जो कि किसी भी क्षेत्र में स्ट्रांग नहीं थे, सबसे बेकार और नल्ले थे, वे लोग आज अपना सत्य को इस तरह से कैसे फैला रहे हैं? और इतना ही नहीं, उसके अंदर में आए हुए स्टेट्स में जो लोग उसके खिलाफ थे वे किसी ना किसी दुर्घटना में मारे गए, और जो लोग उसके साथ थे वे भी धीरे धीरे किसी ना किसी बीमारी से मारे गए, जैसे कि कोई इस सब के पीछे पहले से ही प्लानिंग के रखा हुआ हो। इस पर बाप कहता है, क्या ये सब इत्तेफाक भी तो हो सकता है? इस पर बुड्ढा कहता है, हाँ इत्तेफाक हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इन सब का अभी का हरकत और हालचाल देख करके मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम सभी स्कॉलर को एकजुट कर लो और तभी हम उन लोगों के साथ सामना कर सकते हैं। तो बाप कहता है, ठीक है, पर मुझे सोचने का कुछ समय दो। तो बुड्ढा भी कहता है, ठीक है, अभी के लिए इस बात को पीछे कर दो। और पर तुमने मुझे किसी बंदे के बारे में बताया था जो कि गो गेम खेलने में बहुत ही एक्सपर्ट है, तो तुम मुझे उसे कब मिला रहे हो? तो बाप कहता है, उसे मेरे बेटी लाने गई है, वो जल्दी ही आ जाएगी। तभी पीछे से उन लोगों का आवाज आता है, जो देख करके बाप कहता है, लगता है वो लोग आ गए। तभी उनकी नज़र मेन कैरेक्टर पर जाती है, जो कि पूरा का पूरा शरीर भीगा हुआ था, जो देख करके बाप कहता है, लगता है तुमने आज बहुत ही अच्छी नींद ली है। तो मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ ये बात कह सकते हो आप, पर थोड़ी और नींद हो सकती थी अगर कोई मेरे ऊपर ठंडे पानी का बाल्टी ना उधेल देता। और इधर बेटी पीछे से मुस्कुरा रही थी और मनी मन सोचती है, हाँ कमीना अभी भी सोने का ही पड़ा हुआ है, पर मैं इसे सोने दूँ तब ना। और बाप कहता है, चलो ठीक है, ये सब बातों को छोड़ो, पर मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और वो बुड्ढे की तरफ इशारा करता है। तो बुड्ढा आंख मारते हुए कहता है कि चलो, तुम ऐसा समझ लो कि मैं कोई सड़क से चलता हुआ बुड्ढा था जो तुमसे मिलने के लिए आ गया हूँ। तो मेन कैरेक्टर उसे ग्रीट करते हुए कहता है, अच्छा तो आप मुझसे मिलने आए हैं, पर ऐसा क्या बात है? तो बुड्ढा कहता है, अरे कुछ भी बड़ी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ यहाँ पर गेम खेलने आया हूँ। तो मेन कैरेक्टर कहता है,
पर मैं तो आपके साथ गेम अभी नहीं खेल सकता। तो बुड्ढा कहता है, अरे ऐसा क्यों? मेन कैरेक्टर कहता है, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे साथ गेम खेलना चाहते हैं और वो लोग आपसे बहुत पहले आए हुए हैं। तो मैं उन्हें वादा भी कर दिया हूँ उनके साथ गेम खेलने का। तो मैं आपके साथ गेम ने भी नहीं खेल सकता हूँ। अगर आपको मेरे साथ गेम खेलना है तो आपको इंतज़ार करना होगा। तो बुड्ढा कहता है, ओह तो ऐसी बात है, तो क्यों ना मैं उन लोगों के साथ जाकर के समझौता कर लूँ। तो ऐसा करने से तो ठीक है ना, तुम मेरे साथ गेम खेलोगे ना? तो मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो जोर जबरदस्ती करना होगा उन लोगों के साथ। और मेरे आदर्श भी ये नहीं कहता है कि मैं किसी को जोर जबरदस्ती करूं। और मैंने उन लोगों को वादा भी कर दिया हूँ, तो मेरा वादा और मेरे आदर्श को मैं नहीं कभी तोड़ सकता हूँ। तो बुड्ढा ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि अच्छा, तो ये तो सच में बहुत ही आदर्शवादी इंसान है, ये बहुत ही अच्छा होगा। और मुझे जिस बंदे की तलाश थी शायद ये तो नहीं है। और वो मेमसी को घूर रहा होता है और कुछ कह भी नहीं पाता है। कैरेक्टर कहता है, आप तो समझ ही गई होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे भी आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप कोई बड़े ही रेपुटेशन वाले इंसान होंगे और आप अगर उनसे कहोगे भी तो भी वो लोग तो मान ही जाएंगे। लेकिन इससे मेरा आदर्श और मेरे वादे सभी टूट जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। जो देख करके बुढ़ा तो थोड़ा शॉक्ड होता ही है और मन ही मन सोचता है, ये तो मेरे से भी ज़्यादा जिद्दी है। फिर भी मुझे इसके साथ तो गेम खेलना ही होगा, कुछ भी करके मुझे इसे मनाना होगा। तभी बेटी बाप से कहती है, मैं इस मामले को संभाल सकती हूँ। और इधर हम देखते हैं कि बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही मनाने की कोशिश कर रहा होता है, पर मेन कैरेक्टर अपना आदर्श और उसूल के बातें कह कर बूढ़े को परेशान कर रहा होता है। तभी बाप बेटी की बात सुनकर कहता है, क्या तुम सच में कर सकती हो? तो बेटी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकता हूँ। और वो मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए सोचती है कि हाँ, इसकी आदर्श और वादे, जो इंसान सारा दिन सोया पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, वो क्या ही आदर्श और वादे की बातें कर रहा है, मैं इसे देखता हूँ। मेन कैरेक्टर के कंधों पे हाथ रखते हुए कहती है, मैं आज के लिए तुम्हारे सारे मैच को रद्द करती हूँ और तुम इसके लिए तो आज एक मैच इनके साथ तो जरूरी खेल सकते हो। मेन कैरेक्टर आड़े टेढ़े मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं ये नहीं कर सकती हो तुम, क्योंकि ये मेरे आदर्शों के खिलाफ है। ठीक कहती है, अच्छा बेटे, तुझे अपने आदर्शों की बहुत पड़ी है, तुम्हारे आराम की नहीं। तुम्हें तो पता ही है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम तो सही से सो भी नहीं पाओगे। और पता ही है तुम्हें मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सुनकर मेन कैरेक्टर, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खेलता हूँ। और वो टेबल पर जाकर के बैठ जाता है और कहता है, चलिए बुड्ढे जी गेम चालू करते हैं। जो देख करके बुड्ढा बाप के तरफ टेढ़ी नजरों से देखता है, जो देख करके बाप भी थोड़ा घबरा जाता है। और बुड्ढा मन ही मन सोचता है, ये बंदा जो थोड़ी पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो एक लड़की की बात सुन करके चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह उसकी बातें मान चुका है। क्या ये बंदा सच में कोई कमाल का बंदा है? मुझे तो नहीं लगता। और ऐसे भी गेम चालू कर दिया है, तो फिर गेम को खेलना ही जरूरी है। देखते हैं क्या है बंदे के अंदर। और दोनों गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है रात का। गेम बोर्ड को देखकर सोचता है कि इस गोटी से क्यों इतना रेड ऑरा निकल रहा है। जैसे भी इस बोर्ड को देखकर मुझे नहीं लगता कि उस बंदे में कोई काबिलियत है। वैसे भी मेरा यहाँ पर आना यानी कि समय का बर्बाद ही करना था। और वह बाप से कहता है, तुम्हें क्या लगता है? बाप कहता है, मैंने देखा था जब आप दोनों ने गेम खेल रहे थे, तो मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा था और वो जो जिस तरह से गेम खेल रहा था, जितने धैर्य और साहस से गेम खेल रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो बंदा कोई बेकार है। वैसे भी जितने साहस से और जितने धैर्य से वो बंदा गेम खेल रहा था, उसके अंदर जरूरी साहस और धैर्य जरूरी है, इसीलिए तो वो इस तरह से गेम खेल सकता है। अगर वो कोई बंदा जिसके पास कोई धैर्य नहीं है, वो इस तरह से इतने चैन से गेम कभी भी नहीं खेल सकता है। इसी से हमें पता चलता है उस बंदे का नेचर क्या है। कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है, पर मुझे इस पर यकीन नहीं है, क्योंकि मैंने उसका गेम देखा है। और वो आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है कि आज की रात जितना शांत लग रहा है, मुझे लगता है उतना शांत होगा नहीं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उसी मोटे बंदे पर, जो कि बहुत सारे किलर्स को लेकर के हाल ही में एक आदमी पर अटैक करने के लिए चुपके से आ चुका था। और वो सभी किलर्स को ऑर्डर देता है कि जाओ और जितने भी बंदे सभी पर काबू कर लो। और बड़ा ही डरावनी हंसी देने लगता है, जो सुन करके वो किलर्स हाल ही एक आदमी के जितने भी गार्ड्स थे उन पर टूट पड़ते हैं। एक गार्ड को दिखाया जाता है जो कि नींद ले रहा होता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो किलर को देख लेता है, लेकिन वो तब तक कुछ कर पाता
उससे पहले ही किलर्स उसको अटैक करके मार डालते हैं और इसी तरह से सारे गार्ड्स को मारते हुए वे किलर्स आगे बढ़ जाते हैं। और तभी मोटा कहता है कि ये लोग पछताएंगे मेरी बात ना मानने के लिए, और सभी किलर्स को ऑर्डर देता है कि जाओ सभी को पकड़ लो और बंदी बना लो, और बड़ा ही डरावनी स्माइल देता है। और इधर हमारे शत्रुलाल को दिखाया जाता है जो कि घोड़े बेच करके पूरे आराम से सोया हुआ होता है। इसी के साथ एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। वैसे भी जितने भी चैप्टर्स आए थे सभी चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो जब नया चैप्टर्स आएगा तो उसे एक्सप्लेन कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वेलकम गाइस। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मोटे और उसके बंदों से, जो कि एक आदमी पर हमला कर दिया था और सभी को बंदी बना लिया। तो मोटा कहता है, देख लिया ना मेरे बात ना मानने का नतीजा। पहले मैं अच्छे से बातें कर रहा लेकिन तुम लोगों ने मेरी बातें नहीं मानी। और मन ही मन सोचता है कि बेटी अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं अब क्या ही कर सकता। तो युवा पूछता है कि अरे तुमने हमें बंदी क्यों बनाया है, इसका क्या मतलब है। मोटा कहता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर कुछ गलत गतिविधियां चल रही है। हमने सुना है कि हाल ही में यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जिनमें से कोई बड़े अधिकारी भी है। तो बाप कहता है, तो क्या ये लोग तुम्हें सस्पिशियस लग रहे हैं? ये कोई गुनहगार नहीं बल्कि ये लोग सभी स्कॉलर्स है। तो मोटा कहता है, हाँ मुझे सस्पिशियस लग रहा है, नहीं तो ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई विद्रोही पनप रहा है, तो मुझे मेरा काम करने दो। तो बाप कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ पर लोग गो गेम खेलने आए हैं, ना कि यहाँ पर कोई गलत काम करने। तो मोटा कहता है, मैं कैसे मान लूँ? बोलो मैं कैसे मान लूँ कि तुम लोग यहाँ पर गो गेम खेल रहे हो या फिर कोई गलत काम कर रहे हो। तो बाप कहता है, ये सही है, यहाँ पर एक जीनियस आए हैं, क्या आप इस बारे में नहीं सुने हैं? ये तो बात सभी लोग जानते हैं और ये पूरे एम्पायर में फैला हुआ है। तो मोटा हंसते हुए कहता है कि बातें, अरे बातें फैलाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो मामूली सी बात है, मैं इस बारे में कैसे मान लूँ। तभी वो अपने एक बंदे से पूछता है, वो कहाँ है? तो बंदा कहता है कि वह कौन? तो वो कहता है, वही बंदा जिसके बारे में यहाँ पर बातें चल रही है, वही जीनियस। तभी दूसरा बंदा आकर कहता है कि हाँ यहाँ पर कोई नहीं है, हमने अच्छे से सभी जगहों पर तलाशी कर ली है। तो मोटा कहता है, साला कमीना, लगता है वो यहाँ से भाग गया है। वो लकी है कि वो हमारे आने से पहले ही यहाँ से निकल गया। अगर वो हमारे हत्थे चढ़ जाता तो मैं उसका गुद्दा सुझा देता और सारी जीनियसगिरी उसका निकाल देता। और सभी से कहता है कि खैर अगर लगा कि तुम लोग निर्दोष हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, और इतना ही नहीं हम तुम लोगों से माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन अगर तुम लोग में कुछ गलत निकला तो फिर तुम समझ जाना कि तुम लोगों का साथ क्या होने वाला है। तभी एक किलर आकर के उसे एक बुक देता है और कहता है कि हमें यह किताब उसके कमरे से मिला है, वही जीनियस जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे। तो मोटा कहता है, अच्छा तो ये किताब में सभी विद्रोहियों के नाम और उसके प्लान्स लिखे हुए हैं। अब तो तुम लोग गए साले। और बाप से पूछता है, बता ये क्या है? तू तो कह रहा था कि ये लोग सभी निर्दोष है, तो फिर ये क्या है? जो देख करके बाप सोचता है कि अरे साला ये तो पहले से ही हमें फंसाने का सारा तैयारी कर बैठा है। ये सब देख के बाकी स्कॉलर्स डर जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि हम लोग इनोसेंट है, हम लोग इनोसेंट है, हम तो यहाँ पर सिर्फ गेम खेलने के लिए आए थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ चल रहा है, तो प्लीज हमें छोड़ दो। तभी वो बुड्ढा खड़ा होता है जो कि एम्परर का छोटा भाई होता है। वो कहता है कि साले मोटे, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतना दिमाग होगा जो कि तुम इस तरह से इन लोगों को इस केस में फंसा रहे हो। जो देख करके मोटा भी थोड़ा घबरा जाता है और वह उस बुड्ढे का नाम लेकर के बुलाता है, ली वांगिया आप यहाँ पर। जो सुन करके बुड्ढा गुस्सा हो जाता है और वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा औकात नहीं है कि तुम मेरा नाम ले, तो साले तुम मुझे द रॉयल इंस्पेक्टर के नाम से बुलाया कर। और इधर ये सब देख करके स्कॉलर खुश हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, अरे ये तो ली वांगिया है जो कि रॉयल हेड इंस्पेक्टर है, तो क्या हम लोग अब बच जाएंगे? लगता है हम लोग सेफ है, वो हमें बचा लेंगे। वैसे भी इस मोटे के सामने इस आदमी का औकात बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ तक कि वो तो एक एम्परर के छोटे भाई भी है। तो मोटा उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं, अगर पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। तो बुड्ढा कहता है, छोड़ो मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता, तुम अभी सभी को आज़ाद कर दो। मोटा कहता है, छोड़ देंगे, इतने जल्दी भी क्या है, पर उससे पहले मेरे एक सवालों का जवाब दो। तो बुड्ढा करता है, क्या? तो मोटा पूछता है, आपने देश से इस तरह से गद्दारी क्यों कर लिया और यहाँ पर आके ये सब क्या प्लानिंग कर रहे हो, जबकि आप एक खुद ही रॉयल पैलेस से है? तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं है कि तुम यहाँ पर भी हो? इतने में दो किलर आकर के
उस बुड्ढे को घुटने पे ले आता है और मोटा हंसते हुए कहता है कि किसी भी क्रांति के पीछे कोई खास व्यक्ति का हाथ होता है। मुझे नहीं लगा था कि वो खास व्यक्ति वो जीनियस नहीं बल्कि आप हो गए बुड्ढे। जबकि तुम एम्परर फैमिली से हो तो भी तुमने ऐसा गलती करने की कोशिश की। तो बुड्ढा चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गलत इल्जाम लगाने की? अगर तुम्हें सही सलामत रहना है तो हमें छोड़ दो, नहीं तो इसका परिणाम तुम्हें बहुत ही गलत भुगतना होगा। तो मोटा कहता है, पर एम्परर को कौन बताएगा ये सब, क्योंकि तुम सब तो यहाँ पर मरने वाले हो। तो तुम लोग अपने सजा के लिए तैयार हो जाओ। तो बताओ पहले कौन मरेगा? बेटी की तरफ जाते हुए कहता है कि तो तुमने देख लिया मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा निकलता है, पर तुम अभी भी अपने फैसलों को बदल सकती हो। जो सुनकर बेटी उससे के चेहरे पर थूक देती है और कहती है कि मैं भले ही मर जाऊं पर तुमसे शादी नहीं करूंगा। और मोटा अपने जीभ से उसकी थूक को चाटते हुए कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें तो यहाँ से ले जाकर अपना रखेल बना लूँगा और तुम्हारे साथ बहुत ही मज़े करूँगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या ही गलती की है। तो बेटी कहती है, ऐसा होने से पहले मैं अपनी जान निकाल लूँगी, पर तुम्हारे हाथों की कठपुतलियाँ नहीं बनूंगी। तो मोटा कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हारे बाप को भुगतना होगा। वह तरफ तरफ का यहाँ पर मौत का इंतजार कर रहा होगा। तो तुम अगर ऐसा चाहती हो तो तुम अपना जान निकाल सकती हो खुशी खुशी। बाकी स्कॉलर्स को कहता है कि तुम लोग अपना जो भी विद्रोह करने की कोशिश की थी उसका परिणाम अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम सभी को यहीं पे जान से मारना चाहता हूँ। जो देख करके सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या यह सच में हम सभी को यहाँ पे मारने वाला है। वो बेटी को बालों से पकड़ लेता है और उसे उठाकर कहता है कि अगर सही सलामत अपने बाप को देखना चाहते हो तो तू मेरी बन जा। जो देख बाप भी चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने मेरे बेटी को छोड़ दो। सुन मोटा कहता है, छोड़ दूंगा, इतना जल्दी क्यों है, सही से मुझे पकड़ लेने तो दो। और उसके बदन को छूने लगता है और बेटी मन ही मन सोचता है कि कोई तो आ जाए जो हमारी मदद करे और इसे हमें बचा ले। तभी उसकी नज़र एमसी पर पड़ती है जो कि अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था। जो देख बेटी उसे चिल्लाकर बुलाती है और वो बेटी को देख करके रुक जाता है और हंसने लगता है। तो बेटी कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो एमसी कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देती है मैं यहाँ से भाग रहा हूँ? बेटी कहती है, पर तुम यहाँ से कैसे भाग सकते हो? तो एमसी कहता है, पर क्यों मैं यहाँ से नहीं भाग सकता? तुम लोग सभी वेल एजुकेटेड हो जिसके कारण तुम लोग को मेरे कोई भी काम सही नहीं लगता है। तो बेटी कहती है, कमीने कुत्ते, तुम्हारे ये यहाँ से भागना है, क्या तुम्हें हमारे मदद करना नहीं चाहिए? तो एमसी कहता है, क्या मदद? पर कैसे मैं मदद कर सकता हूँ? अभी तो मुझे ही मदद की ज़रूरत है और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से भाग रहा हूँ। कहती है, पर तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। तो एमसी कहता है, नहीं, मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ, वैसे भी मुझे इतने कम उम्र में नहीं मरना है। और वो मोटे से कहता है, अरे मोटे, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, तुम जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते रहो और मैं यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ। जो सुनकर बेटी तो उदास हो जाती है और बाप तो सदमे में ही चला जाता है और बुढ़ा इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपना दांत पीसने लगता है और वो मन में ही मन सोचता है कि मुझे पता ही था ये नल्ला और बेकार बंदा है, इसका कोई काम नहीं है, जो कि सिर्फ दिखावा कर सकता है। तभी मोटा चिल्लाते हुए एमसी से कहता है कि साले, मैंने तुम्हें जाने को कहा क्या? नहीं ना, तो तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो? वैसे भी तुम इन सभी लोगों के साथ एक ही बराबर के गुनहगार हो और तुम यहाँ से भागकर कहाँ जाओगे? हमारे ग्रुप के बंदे सारी एम्पायर में फैला हुआ है, तुम जहाँ भी जा कर के छिपोगे तुम बच नहीं पाओगे और पकड़े जाओगे। तो एमसी कहता है, अच्छा ठीक है, ऐसी बात है क्या? तो अभी मैं चलता हूँ, जब होगा तुम तब मुझे पकड़ लेना। और वो वहाँ से जाने लगता है। जो देख करके मोटे को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक बंदे से कहता है कि जाओ, जा करके उस बंदे को पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। जो देख करके बेटी चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो एमसी सोचता है कि अरे ये क्या पागल है क्या? थोड़े देर पहले वो अपने आप को बचाने के लिए मुझे यहाँ रुकने को कह रही थी और अभी भाग जाने को कह रही है। और वह उस गार्ड को देखते हुए स्माइल करते हुए कुछ सोच रहा होता है। तभी वह गार्ड उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर इतने फास्ट मूवमेंट करता है कि उसका आफ्टर इमेज वहाँ पर बन जाता है और वो खुद उस बंदे के पीछे आ जाता है। जो देख करके वो बंदा भी शॉक्ड हो जाता है और एमसी पर कुछ कर पाता है उससे पहले एमसी उसको एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे वो एक ही बार में ज़मीन पे जाके धंस जाता है। जो देख करके बेटी बहुत ही हैरानी से एमसी को देख रहा होता है और मेन कैरेक्टर स्टाइलिश पोज मारते हुए कहता है कि तुम सच में एक स्ट्रेंज वोमेन हो। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड करते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।